सबसे खतरनाक स्किन टाइप कौन सा हो सकता है? ऑयली स्किन। कितने टाइप के स्किन होते हैं? 6 टाइप के स्किन होते हैं। में आपने थोड़ा ब्लैक हेड और व्हाइट हेड के बारे में बोला। इट्स अ साइंस ऑफ एजिंग। कोई सा भी अच्छा सनस्क्रीन खरीद लो, वो आपके स्किन पे सूट कर जाएगा। हाँ। तो आप एक्ने से ग्रसित हो जाएंगे। बहुत सारे सीसी, बीबी और फेयरनेस क्रीम दावा करती है कि इससे आपकी स्किन लाइट हो जाएगी। लाइटनिंग किसी भी क्रीम से नहीं होती है। मतलब ये तो कुछ इंटरेस्टिंग बताया आपने कि प्रेगनेंसी का स्किन केयर ही अलग होता है। स्किन केयर के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हार्मफुल होते हैं, वो डेली आप लगा रहे हो, दैट विल एक्युमुलेट इन योर स्किन एंड गोज टू योर बॉडी। वो आपको बेबी को हार्म करेगा। स्किन टोन तो मुझे लगता है इंडिया का सबसे बड़ा एजेंडा है। एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स के जरिए हम लुक अलाइक बन सकते हैं। नो, क्या स्ट्रेच मार्क्स हटाए जा सकते हैं परमानेंटली? इट्स नॉट 100%। फिलर्स क्या है, बोटॉक्स क्या है? फिलर और बोटॉक्स दोनों डिफरेंट एंटिटी है, बट जो आउटकम है वो रिजल्ट है एंटी एजिंग। हाइड्रा फेशियल इतना ज्यादा बूम किया है एंड एवरी स्मॉल बिग सैलून इज हैविंग हाइड्रा फेशियल। सो हाइड्रा फेशियल इज द फर्स्ट मेडिफेशियल इन एस्थेटिक। कहते हैं अगर आप एस्थेटिक क्लिनिक में जा रहे हो, स्टार्ट विद हाइड्रा। अभी मैंने आलिया भट्ट का जैसे आपने एग्जांपल बताया, अभी रिसेंटली उन्होंने शायद लिप्स में कुछ कराया है जिसकी वजह से फ्रीज हो गया था उनके किसी इंटरव्यू में। क्या ऐसी चीजें मान लीजिए हो जाए तो करेक्शन कितने दिनों में करेक्शन हो जाती है? सब चीजों की एंटीडोट है। बहुत बड़ा सा ऑब्सेशन चला है बिग बूब्स का, बिग बट्स का। मलाइका अरोरा खान को तो डक वॉक के लिए बहुत फेमस कर दिया गया। तो एवरीबडी वांट्स अ बट लाइक हर। इस साइंस में चीजें पहले अवेलेबल नहीं थी, अब अवेलेबल है। ये तो कॉमन है कि हर किसी के बॉडी में स्ट्रेच मार्क्स मिलेंगे, चाहे वो आपके बटक्स में मिले, चाहे वो आपके जरूरी नहीं क्लीवेजेस में मिले। नो। क्या ब्राइड और ग्रूम को एस्थेटिक ट्रीटमेंट लेनी चाहिए या सैलून ट्रीटमेंट इज फाइन इनफ? आजकल नो मेकअप लुक ही प्रमोट किया जा रहा है। बिकॉज एक दिन तो आप मेकअप में रहोगे, अगले दिन क्या करोगे? अगर पिंपल आए तो टूथपेस्ट लगा लो। मिथ है, आप इनफेक्ट हाइपर पिगमेंटेशन से ग्रसित हो सकते हैं। कोई क्रीम बता दे या फिर कोई ऐसी चीज बता दे जो जेनरिक हो। हाइलुरोनिक एसिड, इट इज सूटेड फॉर एवरीवन। जो मेल आते हैं आपके यहाँ, वो क्या परेशानियां लेकर आते होंगे? ज्यादा वो टैनिंग लेके आते हैं और मेजरली हेयर फॉल। क्या शैम्पू डेली करना चाहिए? पिन अपॉन द स्कैल्प डाई। हर कोई गोरा होना चाहता है। काजोल कुछ होता में देख लीजिए, या फिर उसके पहले के उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे गए थे कि आपने इतने टोन को ऊपर कैसे किया। जैसे आई फील जानवी कपूर, शी हैव टेकन ट्रीटमेंट्स। किस तरीके का ट्रीटमेंट लेते हैं? दे हैव डन ऑल द ट्रीटमेंट्स, इसमें कोई क्वेश्चंस नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पूजा गोस्वामी पॉडकास्ट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे स्किन केयर रूटीन पे हम कितना सही कर रहे हैं। ये हमें वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स इतना क्यों सताते हैं, क्यों हमें पिंपल्स इतना रुलाता है, या फिर बोटॉक्स कराना हमारे लिए भी सही है, या फिर ये सिर्फ सेलिब्रिटीज़ लोगों की बात है। किन किन सेलिब्रिटीज़ ने बोटॉक्स कराया है या फिर ट्रीटमेंट लिया है, ये जो कहते हैं ना मैंने नहीं कराया। आइए जानते हैं एक बहुत ही वेल रिनाउंड पर्सन से। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर स्नेहा गुप्ता फ्रॉम एटॉमिक क्लिनिक, वन ऑफ अ फाइनेस्ट डॉक्टर फ्रॉम एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स। इन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स को हैंडल किया है, बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को हैंडल किया है। लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे हम, नए जो टेक्निक्स आए हैं एस्थेटिक ब्यूटी में, हम इस बारे में बात करेंगे। आइए जानते हैं इन्हीं से। डॉक्टर स्नेहा गुप्ता, वेलकम टू द पूजा गोस्वामी पॉडकास्ट। ये है बनारस का अपना पॉडकास्ट और आप क्वीन है एस्थेटिक की। एस्थेटिक स्किन केयर के बारे में बात करने वाले हैं आज हम। एंड it's been pleasure to see you here. Thank you for coming. Thank you Pooja, and I feel also great to be a part of like this conversation, क्योंकि मैं पूर्वांचल को बहुत कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे मन में है, और शायद मैं आपके थ्रू कर पाऊँ, ये टॉक के थ्रू या फिर इस पॉडकास्ट के थ्रू। Absolutely. और मैं बताऊँ, कल से मेरे पूरे ऑफिस में भीड़ लगी हुई है कि मैम ये जरूर पूछ लीजिएगा, मैम ये जरूर पूछ लीजिएगा, ये वाला बात जरूर डिस्कस करिएगा। आपने इतने कम समय में जो बनारस, यूपी या फिर आप पूर्वांचल की जैसे आप बात कर रही हैं, यू हैव मेड अ बिग नेम and I have seen you working really hard to achieve that. And of course the energy of your is seen in this office is ये जो एरिया आप, ये जो ऑरा क्रिएट आपने आते ही जो किया है, इट इज़ बम्बार्डिंग लाइक एनीथिंग। लेट्स बिगिन द कॉन्वर्सेशन। अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपसे पूछूं कि एक अच्छा स्किन कैसा होता है? हर चेहरा एक तरह से खूबसूरत है। What you need is a small correction to get perfection, राइट? तो मेरे लहजे में
हर कोई सुंदर है, सुंदर की कोई डेफिनेशन नहीं. द ब्लैक इज ब्यूटी, द वाइट इज ब्यूटी, द टॉल इज ब्यूटी, द शॉर्ट इज ब्यूटी, द नोज इज ब्यूटी, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल इन माई ओन वे. और अगर मैं थोड़ा-सा आपसे आइडिया लेना चाहूँ कि एक हेल्दी स्किन कैसे पाया जा सकता है? जैसे अगर घर में पूछा जाए तो सब बोलते हैं कि थोड़ा पानी पीना शुरू करो, एटलीस्ट 4 लीटर पानी पियो और फेस वॉश करो 3 बार पूरे दिन में, मतलब रात में खुद को क्लीन अप ले लो महीने में 1 बार, सो यू विल फील गुड स्किन। तो आपके हिसाब से ये अच्छा स्किन केयर है? हेल्दी स्किन इज अ लाइक बहुत बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो हाँ। गया. मैं हेल्दीनेस को ऐसा डेफिनेशन करती हूँ, सी द फिजियोलॉजी कि फिजियोलॉजी क्या है. कि हम, क्या आपने देखा 12 साल 11 साल के बच्चों को इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हुए? नो नो, 90% पीपल्स आर नॉट गेटिंग एनी प्रॉब्लम्स अगर वो 12 साल के. क्यों? आपको उसकी स्किन में हाइलुरोनिक एसिड्स है, कोलाजन है, इलास्टिन है. दे हैव अ गुड रिबाउंड एक्टिविटी जिससे वो रिपेयर कर लेता है. whenever you're growing at the age of 17 18, the collagen will degrade, the hyaluronic acid will degrade, and then your skin is not healthy to combat. plus हमारे stress level बहुत बढ़ती जा रही है, आप देख सकते हो. Right. the main stress is the stress of looking good. एक मैम बहुत जनरल क्वेश्चन है, मतलब मुझे लगता है हर घर में ये चीज़ बोला जाता है कि बेसिकली फैमिली मना करती है कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास मत जाओ या फिर एस्थेटिक क्लिनिक्स में मत जाओ, बिकॉज अभी तुम्हारी उम्र है, तुम्हारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं और उसकी वजह से तुम्हें पिंपल आएंगे ही आएंगे, थोड़ा डार्क स्किन होगा ही होगा. ये कितना सच है? ये मैं आपको एक मजाकिया वाला बात बोलूंगी. जैसे हाँ. कहते हैं ना कि एक्ने एक जवानी की निशानी है और ये अपने आप ठीक हो जाएगी. जी. तो ये इसलिए होता था कि पहले उनके फादर को भी हुआ है और अब फादर को खुद ही ठीक हो गया. इन्फेक्शन खुद भी ठीक होता है क्योंकि बॉडी भी इम्यून सिस्टम जनरेट करती है टू कॉम्बेट दैट इन्फेक्शन. लेकिन अगर आपने प्रॉपरली उस टाइम पे अगर इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं किया, उस टीनेजर या एडल्ट एक्ने को ठीक नहीं किया, तो वो स्कार देंगे. वो जो इपिडर्मिस डर्मिस के नीचे तक पिंपल्स होते हैं, ग्रेड 1 ग्रेड 3 ग्रेड 4, तो नीचे ड्रॉ करते हैं एंड दैट स्कार कांट बी ट्रीटेड. इसलिए अगर आप राइट टाइम पे इन्फेक्शन को ट्रीट कर लेते हैं, डॉक्टर को विजिट करके सही क्रीम्स और एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, तो वो पिंपल ना स्कार देगा और ना ही दाग देंगे. तो ये होता है. तो आप देखोगे कि बड़े बड़े एडल्ट को ना बहुत सारे गड्ढे होते हैं और वो स्कार, टू बी वेरी फ्रैंक, विद एनी लेजर ट्रीटमेंट, विद एनी इंजेक्टेबल, वो 100% ठीक नहीं होते. तो वंस क्यों हमें स्कार देना है? तो हमें डॉक्टर को दिखाना है और चीज़ों को सही टाइम पे ठीक करनी है. तो जैसे आपने कहा कि ये जवानी की निशानी होती है, क्या ऐसा पेरेंट्स बोलते हैं. हाँ, मेरे घर में जैसे मेरे भैया लोग हैं, मैंने उनको देखा है जब वो मतलब हम तो छोटे थे तो हमने उनको देखा, उनके स्किन में इतने पिंपल्स आ रहे थे व्हेन दे वर 14-15 एज. तब उनके स्किन में इतना था और वो जैसे आप कह रही हैं कि गड्ढे, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे. तो सब और लेकिन आफ्टर अ ईयर या फिर 2-3 साल के बाद वो अपने आप ठीक हो गए. इट्स नॉट इन 100%, ऑलवेज इन द 60 to 70%. हाँ. स्किन जब सेल टर्नओवर होता है तो मिनिमाइज, बट वो ओपन पोर्स और पेट्स आपके रहेंगे ऑलवेज. आपको पता चल जाएगा स्किन में एक्नी है. कि मान लीजिए 14-15 साल का बच्चा आपके पास जाता है और उसकी मम्मी उसको बोल के रहती है जाओगे तो हार्मोनल मेडिसिन देंगी डॉक्टर, और फिर उसके बाद जब तुम वो मेडिसिन बंद करोगे इट विल अगेन स्टार्ट. आई थिंक ये आपने भी सुना होगा कि ये हर घर में ऐसी बातें कही जाती हैं. हाउ मच ट्रूथ, मतलब कितना सच है ये बात? सी देखिए, हार्मोनल एक्नी होता है ये तो मिथ नहीं है, इट्स अ ट्रूथ. क्योंकि आपकी जैसे हार्मोन फ्लैक्चुएट होती है, तो जो हमारा सीबेसियस ग्लैंड होता है, ऑयल ग्लैंड, जो चेहरे में होती है, खासकर चेहरे में होती है, बैक में होती है, शोल्डर पे होती है, बटक पे, इसलिए एक्ने देखिएगा यहीं पे होता है. तो जब हमारा हार्मोन फ्लैक्चुएट होता है तो सीबेसियस ग्लैंड के पास एक एंड्रोजन रिसेप्टर्स होता है एंड वो एंड्रोजन रिसेप्टर्स एक्टिवेट होता है एंड ऑयल बहुत प्रोड्यूस होती है. तो अगर मैं बोलूँ हार्मोनल ब्लॉकर नहीं दी जाती है, वहां पे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टॉपिकल क्रीम्स. ऐसा नहीं 12 साल के बच्चे तो जरूरी नहीं है कि लेजर ट्रीटमेंट्स करना है, मेडिसिन देनी है, नहीं, सिंपल एंटीबायोटिक क्रीम्स अवेलेबल हैं, राइट क्रीम्स, तो वो चीजें ठीक हो जाती हैं. एंड जैसे जैसे एज ऊपर जाता है, हार्मोन स्टेबलाइज होती है, तो ये आना बंद भी हो जाता है. अगर आप स्किन टोन पे बात करते हैं कि स्किन टोन तो मुझे लगता है इंडिया का सबसे बड़ा वो पैरामीटर है, एजेंडा है. एवरीबॉडी वांट्स टू बी द फेयर टोन, जितना भी शेड हल्का होता जाए, जितना भी हल्का होता जाए. क्या हमारे जो स्किन की क्वालिटी है, जैसे ऐसे लोग बोलते हैं, जैसे मुझे कोई बोलता है तुम्हारी कॉम्बिनेशन स्किन है बिकॉज तुम्हें टी पॉइंट पे पसीने आते हैं, ऑयल आते हैं, या फिर जो भी, कुछ लोग बोलते हैं मेरी स्किन बहुत ड्राई है,
हमेशा कितना भी मॉइस्चराइजर मैं अप्लाई करूँ, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। ऐसे ही क्या स्किन टाइप्स, कितने टाइप के स्किन होते हैं एक्चुअली में, रियलिटी में? एक्चुअली टाइप्स 6 टाइप के स्किन होते हैं। ओके। तो हम टाइप ऑफ स्किन तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता रहना चाहिए व्हाट टाइप ऑफ स्किन यू हैव, एंड एक्चुअली आपकी जो स्किन केयर रूटीन है क्या होनी चाहिए, ये हर पर्सन्स को पता होनी चाहिए। बिकॉज आपको पता होना, सनस्क्रीन भी 100 टाइप्स के होते हैं, मॉइस्चराइजर 200 प्लस टाइप्स के होते हैं, फेस वॉश भी बहुत तरह के होते हैं। तो इतनी वेराइटीज क्यों है? बिकॉज टाइप्स ऑफ स्किन अलग है, कुछ सेंसिटिव स्किन है, कुछ वेरी ड्राई है, कुछ एटॉपिक है, कुछ ऑयली है, कुछ कॉम्बिनेशन है। तो उनको अपने राइट प्रोडक्ट स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग ही तो मिल पाएगा। ओके ओके मैम, क्या इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करके बता पाएंगी? फिट्जपैट्रिक क्लासिफिकेशन होता है, हम अगर उसको ले में कहें तो इट्स ऑयली स्किन। ओके। अगर मैं जी। कहूँ कॉम्बिनेशन स्किन, Okay. जहाँ पे आपकी ये वाली एरिया बहुत ऑयली होती है, बाकी रेस्ट ऑफ द एरिया नॉर्मल या ड्राई होती है। ओके। वेरी ड्राई स्किन, अगर मतलब आप सुबह उठते हैं, अगर सिंपल वे वाले सुबह उठते हैं तो आप ड्राई फील करते हैं, स्ट्रेच फील करते हैं, दैट इज अ वेरी ड्राई स्किन। थर्ड होता है आप कुछ भी लगाते हैं, यू हैव अ रेडनेस, आप टच भी करते हो स्किन को ना तो वेसल्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं, और सेंसिटिव स्किन जिसको बोला जाता है, कुछ भी टच करो, थोड़ा सा आपने छुआ भी तो रेड हो गया, तो इज अ सेंसिटिव स्किन। ओके। एंड देन फोर्थ इज अ नॉर्मल स्किन, हेल्दी स्किन, Okay. जैसे ये जेनेटिकली पास होता है। अगर Okay. कहे कोरियंस ब्यूटी में, हाँ, तो okay. दे हैव गुड स्किन, या फिर कोई हमारे सेलिब्रिटीज की बात करें हाँ. तो सेलिब्रिटीज के फादर की स्किन अच्छी होती है, हाँ. जेनेटिकली वो जीन भी ट्रांसफर होती है, एंड द सन एंड डॉटर ऑफ दैट सेलिब्रिटी इज ऑल्सो अ गुड स्किन, हैव अ गुड लुक एंड गुड स्किन। तो ये जेनेटिक भी होता है, तो ये होता है गुड स्किन। ऑलरेडी जेनेटिकली वो कुछ भी नहीं करे तभी उसकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी, तो इट्स लाइक अ नॉर्मल स्किन। सबसे अच्छी बात होती है आप मॉर्निंग में एनालाइज करिए, व्हेनेवर यू स्लीप, मॉर्निंग में आप उठते हो, अगर आपकी स्किन में बहुत ऑयल है, दैट इज ऑयल स्किन। अगर आपकी टी जोन ऑयली है, बाकी रेस्ट ऑफ द नॉर्मल है। टी जोन इज व्हाट? योर फॉरहेड? टी इज लाइक ये दिस वन, फॉरहेड, ओके, नोज एंड दैट ये, ओके, अपर लिप, लिप्स एरिया और ये चिन एरिया। ओके, गॉट इट। chin is not included, but you can include chin also, and rest of the part is dry. It's a combination skin. ओके। सबसे खतरनाक स्किन टाइप कौन सा हो सकता है, जिसको थोड़ा सा मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग इट्स अ oily skin, because oily skin can't use any products. It's like non comedogenic products को ही यूज करना पड़ेगा। अगर वो कुछ सलून्स वाले ट्रीटमेंट करते हैं तो उनको कॉस्मेटिक एक्नी हो जाते हैं। अगर वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करते हैं या फिर रब करते हैं तो मैकेनिकल एक्नी हो जाते हैं। अगर उन्होंने रॉन्ग प्रोडक्ट लिया तो कॉमेडॉन्स हो जाएंगे, पोर्स क्लोग होगी और अंदर से सीबम आएगा। दे हैव अ कॉमेडॉन्स, जो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स बताते हैं। और वो हमेशा स्ट्रेस, अगर उनको स्ट्रेस हुआ दे हैव एक्नी। अगर उनकी डाइट थोड़ी सी भी इधर उधर हुई दे हैव एक्नी। अगर उन्होंने टच किया विदाउट एनी स्टेरिलाइजेशन ऑफ फैट दे हैव एक्नी। अगर उन्होंने फोन यूज किया दे हैव एक्नी। सो द थिंग इज, मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि पिंपल एक ऐसी चीज है सभी परेशान है। जी बिल्कुल। तो उनके, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे प्रोस्पेक्टिव, मेरे जो मैं अपनी सराउंडिंग में देखती हूँ, ऑयली एंड एक्नी प्रोन स्किन इज अ लॉट। और उनको ये प्रॉब्लम होता है, दे आर लिटरली जस्ट परेशान रहते हैं, वो हेल्पलेस फील करते हैं कि अभी जब तक मैं मेडिसिन कर रहा हूँ तो ठीक है, अदरवाइज फिर मुझे पिंपल हो जाएंगे। आपने ये बहुत बड़ी चीज बताई, बिकॉज अक्सर लोगों को ये, आई डोंट नो, मिथ है कि ऑयली स्किन वाले बहुत दिन तक यंग रहते हैं, दे डोंट नीड एनीथिंग टू डू, उनकी स्किन अपने आप में ग्लो करती रहती है बिकॉज ऑफ ऑयल प्रोडक्शन। वो सही है आपके हिसाब से? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, बट ऑयली स्किन अगर अच्छे से केयर करे तो वो पता नहीं चलेगा कि दैट इज ऑयली और नॉर्मल स्किन। इफ यू दे नो देयर स्किन टाइप एंड स्किन केयर रूटीन, तो वो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ओके, लाइक अपने बातों में आपने थोड़ा ब्लैक हेड और वाइट हेड के बारे में बोला। मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है कि 50% मैं थोड़ा कम ही बोल रही हूँ, आई थिंक 50 to 80% लोगों को ब्लैक हेड। आप बताइए, आपके पास इतने सारे लोग आते हैं। सी, ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स इज अ कॉमन थिंग, इट्स लाइक एवरीवन नीड्स सम क्लीनिंग। आप बाल का क्लीनिंग करते हैं ना, आप बॉडी का क्लीनिंग करते हैं, व्हाट अबाउट फेस? सो फेस में ना, मैंने बोला कि सीबेसियस ग्लैंड सबसे ज्यादा होती है, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ पोर्स जो आप देखेंगे यंगस्टर्स में नहीं होती है। व्हेनेवर यू क्रॉसिंग 20, पोर्स विजिबल होने लगते हैं। जब आप 40s में जाते हैं तो पोर्स बहुत वाइड होते हैं। इट्स अ साइंस ऑफ एजिंग। ओके,
राइट। तो पोर्स के अंदर में ग्लैंड्स कनेक्टेड होते हैं, वो ऑयल प्रोडक्ट्स करते हैं। व्हेनेवर ऑयली स्किन तो वो ज्यादा करते हैं, और वो सीबीएसएस फिलामेंट्स के फॉर्म में होते हैं। दैट इज अगर वो एक्सपोज्ड है एयर से, तो दे गेट ऑक्सीडाइज, दैट सीबम इज ऑक्सीडाइज, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, वो ब्लैक हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं आप ब्लैक हेड्स। अगर वो स्किन के अंदर ही कॉमेडॉन्स है तो वो व्हाइट देखते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन से नहीं हो पाते हैं। अच्छा। उसको कहते हैं व्हाइट हेड्स। ये भी एक एक्ने का टाइप है, इसलिए आपको रेगुलरली अपनी स्किन की क्लीनिंग करानी पड़ेगी। नॉट दैट क्लीनिंग, दैट नॉर्मल क्लीनिंग, इट्स लाइक अ विद द हेल्प ऑफ, जो हम क्लिनिकली बताते हैं साइंटिफिकली, इट्स अ क्लीनिंग बाय द सक्शंस मशीन। तो हाइड्रोडर्मा एब्रेशन, दे विल सक योर sebum, they will porate oxygen and water in your skin, that is hydration. तो हेल्दी स्किन, ग्लोइंग स्किन का दो फंडा है, अ प्रॉपर क्लीनिंग, सेकेंड इज हाइड्रेशन, एंड सम नरिशमेंट, सम इंग्रेडिएंट, सम फूड, like you need some hyaluronic acid if your skin is like oily, some प्रोडक्ट्स जो सीबम को रेगुलेट करते हैं, सैलिसिलिक, मैंडेलिक, ये तीन चीजें मोर देन एनफ है। एंड मेरे अकॉर्डिंगली, जैसे हमें सर्वाइव करने के लिए हमें कुछ चाहिए, हमें फूड चाहिए, हमें न्यूट्रिएंट चाहिए, स्किन की सर्वाइवर के लिए उसे मॉइस्चराइजर चाहिए। अच्छा, डन। तो और मॉइस्चराइजर, एंड ऑब्वियसली आप धूप में काम कर रहे हैं, स्ट्रेस से, आजकल स्क्रीन टाइम इतनी बढ़ गई है, यू ऑलवेज ऑन द लैपटॉप या मोबाइल, तो उससे विजिबल ब्लू लाइट आई थी, उससे भी आप अफेक्ट हो रहे हैं। तो सम सन प्रोटेक्शन, इट्स अ बेसिक healthy skincare routine: a face wash, a moisturizer, and sunscreen, or sometimes a cleaning if you have a blackheads and whiteheads. ओके, जैसे हाइलुरोनिक एसिड हो गया, या फिर नहीं कुछ और भी चीज़ों आपने बताया, हाँ, और वो जब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे वो कम होने लगता है। That is collagen and hyaluronic acid, जो हमारे अंदर होते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे, जैसे हमारी स्किन की 3 लेयर होती है, एंड सबके अंदर कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं जो बाइंड करके रखते हैं, इसलिए स्किन टाइट होती है। जैसे जैसे हम एज करते हैं तो वो कोलाजन डिग्रेड होता है, 1 to 1.5 परसेंटेज हर साल कोलाजन कम होता है, इसलिए आपकी फाइन लाइन, रिंकल्स, ये ओपन पोर्स आने लगते हैं। अगर हम चाहें तो साइंस ऑफ एजिंग को हॉल्ट कर सकते हैं with the application of that hyaluronic acid serum, some moisturizer, and sun is a major, मतलब like cause, factor factor of aging, premature aging। आप देखेंगे कि अभी सिनेरियो में कि जो माथे की लकीर आती है वो 40 के बाद आती है, बट अभी सिनेरियो में ऐसा हो गया कि 20 पे ही वो लाइंस दिख रही है। दैट इज अ premature aging, due to stress, due to diet, due to hormonal changes, due to uncaring of skin. So there is lots of factors. अभी आपने अपने बातों में एक चीज कही कि एटलीस्ट हमें सीटीएम कर लेना चाहिए, क्लीनिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, नहीं? It's not CTM, it's a cleaning, it's moisturizer and sunscreen. If you want to care your the problem, for example you have acne, so your active is salicylic, mandelic or glycolic, whatever the doctor prescribe for your skin is active, or some antioxidant. For example, today I'm working and I have a lots of stress. So stress से क्या होता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑक्सीडाइड ऑक्सीजन बनते हैं जो आपके स्किन को, सेल को डैमेज करते हैं, और आप सन में गए, वहां से सन बर्न हुआ। तो आज के लिए आपने क्या किया? सो देयर इज एंटीऑक्सीडेंट जो आज के प्रॉब्लम्स को फाइट करेगा। जैसे विटामिन सी सीरम आप देखे होंगे, बहुत पॉपुलर है, हाँ, राइट, सभी लोग लगा रहे हैं, बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट, स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लेमेटरी, एंड इट्स अ ग्लो फैक्टर। ये व्हाइटनिंग भी थोड़ा करता है, लाइटनिंग भी करता है। तो आप अगर इसको एप्लीकेशन करते हैं तो आपका जो आज का प्रॉब्लम्स होने वाला था स्ट्रेस के कारण, इन्वायरमेंट का, वो कम हो जाता है। तो अगर आप फॉन्ड है तो यू कैन ऐड सम सीरम्स। अभी आपने जैसे कहा कि एटलीस्ट सनस्क्रीन लगा लो, या फिर नहीं थोड़ा सा अपना स्किन केयर तो कर लो। आप मुझे बताइए, क्या अभी का जो स्किन केयर इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, मैं एक फेयरनेस क्रीम पे तो बाद में बात करूंगी, क्या सनस्क्रीन जो अभी के आ रहे हैं, कौन सा अच्छा सनस्क्रीन होता है? 50 SPF सनस्क्रीन 30 SPF इज मच मोर बेनिफिटेड। जरूरी नहीं है कि आप 50 और 100 SPF लगाइए, ऐसा कुछ खास डिफरेंस प्रोटेक्शन में होता नहीं है। इट्स ओनली इन द रेंज ऑफ 2 to 3%। तो 30 SPF इज मोर देन एनफ, अगर आप लगा सकते हैं। एंड अगेन सनस्क्रीन भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। अगर आपकी कॉमेडोजेनिक स्किन है, यानी कि एक्ने प्रोन स्किन है, इट्स नॉन कॉमेडोजेनिक सनस्क्रीन।
अगर सेंसिटिव स्किन है, अगर आप ड्राई स्किन है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट आते हैं। अगर आपकी मेलाज्मा वाली यानी हाइपर पिगमेंटेड स्किन है, तो उनकी टिंटेड सनस्क्रीन आती है। तो सनस्क्रीन डिफरेंट होता है, एक एक्सपर्ट ओपिनियन के अकॉर्डिंग आपकी सनस्क्रीन चूज करनी चाहिए। ओह! आपने तो मतलब मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता था कि कोई सा भी अच्छा सनस्क्रीन खरीद लो, वो आपके स्किन पे सूट कर जाएगा। मतलब ये गलत बात है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी स्किन ऑयली और हाँ, एक्नी है और आपने नॉर्मल सनस्क्रीन लगा ली जो कोमेडोजेनिक है, हाँ। तो आप एक्ने से ग्रसित हो जाएँगे। प्लस अगर प्रेगनेंसी है, तो उसमें फिजिकल सनस्क्रीन यूज़ किया जाता है, केमिकल सनस्क्रीन नहीं। ओह! तो एक बेटर वे होता है कि कंसल्ट योर डॉक्टर एंड एडवाइस फ्रॉम लाइक आप एडवाइस फॉलो करो। तो कुछ प्रॉब्लम होती है कि प्रेगनेंसी के टाइम हमें या प्रिस्क्रिप्टेड प्रेगनेंसी की स्किन केयर रूटीन अलग होती है बिकॉज देयर हाँ। लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स जिसमें होते सैलिसिलिक एसिड, ये नहीं होता, ये यूज नहीं कर सकते बिकॉज ये क्या होता है आपके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है एंड इट्स बेटर टू अवॉइड इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी की स्किन केयर बिल्कुल डिफरेंट होती है। कुछ और बताइए, मतलब ये तो कुछ इंटरेस्टिंग बताया आपने कि प्रेगनेंसी का स्किन केयर ही अलग होता है। या देखिए जैसे हम कहते हैं ना कि कोई सी मेडिसिन होती है आप प्रेगनेंसी में मत लीजिए बिकॉज वो टेराटोजेनिक होता है, वो बेबी को हार्म करेगा। वैसे ही स्किन केयर के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो है हार्मफुल होते हैं। तो आप अगर स्किन में आप ले रहे हो तो दैट विल पेनिट्रेटेड योर स्किन, वो ब्लड वेसल के थ्रू आपके स्किन वो डेली आप लगा रहे हो, दैट विल एक्युमुलेट इन योर स्किन एंड गोज टू योर बॉडी, वो आपको बेबी को हार्म करेगा। जैसे लेजर ट्रीटमेंट्स अवॉइड करने चाहिए प्रेगनेंसी में। बहुत सारे ये टैबलेट्स आते हैं जो इन्फेक्शंस के टैबलेट आते हैं, दैट इज कैटेगरी सी और डी, वो भी अवॉइड करने चाहिए। तो एक प्रेगनेंसी का नॉर्म होता है जैसे वैसे ही स्किन केयर का भी नॉर्म होता है प्रेगनेंसी में। ओके, दैट्स क्वाइट कमेंडेबल। थैंक यू फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। आई थिंक ये किसी को नहीं पता होगा और इस पॉडकास्ट के जरिए आई थिंक बहुत लोग ये जानेंगे। अच्छा मैम, एक टाइम था, अगर मैं एस्थेटिक पे आऊँ, एस्थेटिक केयर के टाइम ऐसा था कि हमें हमेशा गोरा दिखना था। बिकॉज़ जैसे मैं भी अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो बचपन में मुझे भी ऐसा कहीं न कहीं कहा जाता कि मेरे घर में एक्चुअली मेरे छोटे भाई-बहन जो हैं वो बहुत गोरे हैं और थोड़ा सेलिब्रिटी लुक लाइक हैं। और मैं और मेरे भाई थोड़े डार्क स्किन टोन हैं। तो एक तो हम मज़ाक में घर में कह देते हैं कि तुम तो पाए हुए हो, खुद को संतुष्टि देने के लिए कि कुछ मतलब घर से मैच नहीं करते हो। क्या ये जेनेटिकली भी होता है कि हम कलर्स मैच नहीं करते? या जेनेटिकली ही होता है ये, इट्स ऑलवेज जेनेटिक कंपोनेंट कि आपकी कलर क्या है। एंड मेरे अकॉर्डिंग फेयरनेस इज अ पर्सपेक्टिव। आप देखेंगे मिस यूनिवर्स साउथ एशिया के भी लोग बने हुए हैं, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। तो कलर इज नॉट अ ग्रेडिंग फॉर ब्यूटीफुल मेरे पर्सपेक्टिव से, और आम जनता को भी ये समझना चाहिए। बट यस, द क्रेजीनेस ऑफ फेयरनेस इज गोइंग टू बी क्रेजीनेस। लोग आईवी ग्लूटाथियोन, एंटी एजिंग ड्रिप्स, ओरल ग्लूटाथियोन, इसके पीछे पड़े हुए हैं। समथिंग इंटरेस्टिंग जो मैं बताना चाहूंगी, अ फेयरनेस क्रीम। हाँ, टेल मी अबाउट फेयरनेस क्रीम। वही उसी पे मैं आ रही थी कि जब हमें फैमिली का प्रेशर लगता है तो हम क्या करते हैं, मेक देयर वाज अ क्रीम फेयर एंड लवली। स्किन लाइट, नाउ स्किन उसका नाम ब्राइट। भी बदल दिया गया बिकॉज़ ऑफ इतना कंट्रोवर्सी हुआ। अभी के टाइम में बहुत सारे सीसी, बीबी और फेयरनेस क्रीम दावा करती है कि इससे आपकी स्किन लाइट हो जाएगी। ये कितना काम करता है? सी लाइटनिंग किसी भी क्रीम से नहीं होती है, किसी भी क्रीम से नहीं होती है। जो मैं एड्रेस करना चाहूंगी वो है स्टेरॉयड मिसयूज। सो देयर इज अ लाइक एक कह सकते हैं मुहिम चल रही है, कोरियन ग्लास। ओके, एंड अगेन कि ये स्किन लाइट है, ये स्किन लाइट है, स्किन ब्राइट है। तो उसमें क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे स्टेरॉयड, मोमेटासोन, क्लोबेटासोन, हेलोबेटासोल, ये सब स्टेरॉयड होते हैं दैट आर एंटी इन्फ्लेमेटरी। जब आप रेगुलरली इसको स्किन पे लगाते हो तो आपकी मेलानिन कम हो जाती है। लेकिन साइड इफेक्ट तब शुरू होता है जब आप इसको कॉन्स्टेंटली लगाते चले जाते हो। कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। या तो समथिंग अगर आप मिनिमल क्वांटिटी में लगाते हो दैट इज बेनिफिशियल, लेकिन आप उसकी क्रोनिकली मिस यूज और अब्यूज कर रहे हो तो वो हार्मफुल होता है। तो ऐसा कंपनीज भी कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीपल ही गलतियां कर रहे हैं, कंपनी भी इसे प्रमोट कर रही है, बना रही है, तभी तो ये बिक रहा है। तो वो क्रीम्स अगर आप कंटिन्यूसली लगा रहे हो तो सब शुरू में तो आपको बहुत अच्छी ब्राइटनेस दिखेगी, आपको गोरापन भी दिखेगा, बट सी स्किन की थिनिंग होगी, हाइपर एट्रॉफी होगी, रेडनेस होगा, ब्लड वेसल्स प्रोमिनेंट होंगे, एंड देन रिबाउंड बैक हाइपर पिगमेंटेशन होगा, यानी इसको कहते हैं PIH, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई भी ऐसी क्रीम नहीं बनी है दुनिया में जो आपको गोरा कर सकती है। ये मिसलीडिंग है।
ग्लूटाथायोन का कुछ रोल है स्किन लाइटनिंग में, हाँ। ये प्रूवन है। हाँ, सो ग्लूटाथायोन एक एंटीऑक्सीडेंट है, पहले लीवर डिजीज में यूज होती थी। राइट। हाँ। सो लीवर टॉक्सिसिटी में यूज करती थी क्योंकि वो लीवर को प्रोटेक्ट करता था। देखा गया कि जब हम ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन दे रहे हैं हाँ, लीवर पेशेंट्स में, गैस्ट्रो पेशेंट्स में, तो वो कलर थोड़े फेयर हो रहे हैं। हाँ, खुश हो गए So- होंगे। सो एस्थेटिक पीपल पिक दैट ग्लूटाथायोन, ओह, अरे ये तो हमारे लिए काम का है। हाँ, सो ग्लूटाथायोन ये पहले से चला आ रहा है, बट ये अभी तक ना हायर सोसाइटी में थी, सेलिब्रिटीज तक थी, अब ये कॉमन पीपल में आ रही है, जब एक्सप्लोर हो रही है हाँ। ड्यू टू सोशल मीडिया अवेयरनेस। जी। सो ग्लूटाथायोन का रोल था कि अगर हम रेगुलर ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस लेते हैं तो वो मेलानिन डिस्ट्रॉय करता है एक्चुअली। हाँ, सो मेलानोजेनेसिस कम हुआ तो आपकी क्या होगी, टोनिंग क्या होगी, कम हो White जाएगी। होगी, हाँ। तो स्किन लाइटनिंग होता है, नॉट वाइटनिंग। प्लस क्या होता है, ये आपके एंटीऑक्सीडेंट है, तो आपके जो भी बॉडी में एजिंग हो रहे हैं, इंजाइम एक्टिवेशन हो रहे हैं, उसको वो न्यूट्रलाइज करता है। ये लीवर प्रोटेक्टिव था ही पहले से, ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये वायरल प्रोटेक्टिव है, इन्फेक्शन प्रोटेक्टिव है, एजिंग को रोक रहा है, हेयर फॉल रोक रहा है, प्लस वाइटनिंग भी कर रहा है, लाइटनिंग। सो ये सेलिब्रिटीज इसको यूज करने लगे, लोगों ने देखा जो अफोर्डेबल है। अब ये आम जनता तक आ गया, देयर everyone is taking some glutathione, oral spray, transdermal patch, IV, everything। एक और कॉन्सेप्ट आई है NAD, it's proven। NAD is a nicotinamide adenine dinucleotide, it's a coenzyme। सो कहते हैं कि क्या हम अमर हो सकते हैं, वैसे ही बोलते हैं क्या हम हमेशा के लिए जवान यस, रिसर्च इज गोइंग ऑन। आजकल ऐसा हो चुका है कि हम दूसरे की बोन मैरो से एक्सोजोम निकाल के आपके हेयर में ट्रीटमेंट कर सकते हो और योर हेयर विल बैक। इट्स अ साइंस, दैट इज अ रीजनरेटिव मेडिसिन। क्या आपको पता है आपके ब्लड में ही एजिंग के ट्रीटमेंट्स है, आपके ब्लड में ही हेयर के ट्रीटमेंट्स है, डू यू नो? नो। सो इट्स अ PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। हमारे प्लाज्मा से ब्लड निकलेगा, ग्रोथ फैक्टर्स रिट्राइव होगी। अगर हमने हेयर में इंजेक्ट किया, द हेयर विल रीग्रो बैक, अगर वो फॉल हो चुके हैं। अगर हमने अंडर आई ट्रीटमेंट किया तो रिंकल्स कम हो जाएंगे। अगर हमने फेस पे PRP किया तो आपके ओपन पोर्स कम हो जाएंगे, एजिंग कम हो जाएंगे। वैसे ही अगर ये डिपेंड करता है कि मेरी PRP कैसी है, आपकी PRP कैसी है। सो अगेन द रिजल्ट वेरी करता है। तो हम लोग कभी भी कॉपी नहीं कर सकते। अब आती है इससे भी ऊपर ट्रीटमेंट। सो दिस इज एक्सोजोम्स। ये इंडिया में बूम करने वाला है क्योंकि ये ऑलरेडी वेस्टर्न में बूम कर चुका है। तो इट्स लाइक जिसका प्रूवन है, जैसे आपने जेनेटिक कंपोनेंट, मेरा भाई बहुत सुंदर था मैं नहीं। सो जेनेटिकली जिनकी हेयर बहुत अच्छी है, जिनके जीन बहुत अच्छे हैं, उनकी बोन मैरो से ग्रोथ फैक्टर्स, साइटोकाइन्स, मॉलिक्यूलर मैसेंजर RNA, DNA वो ड्रॉ किए जा रहे हैं, प्रोसेस्ड किए जा रहे हैं, एंड दे आर इन द टाइनी वेसिकल्स। अगर हमने फेस पे किया, दैट इज ब्राइटनिंग। वो परमानेंट नहीं है, यू हैव टू डू सम रेगुलरली। एंड अगर हमने हेयर में किया, दैट इज योर रीजन, आपके हेयर बैक हो जाएंगे। तो साइंस इज लाइक अप्रोचिंग टू दैट लेबल, बट स्टिल ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आपको एज रोक सकते हैं हमेशा के लिए। यू हैव टू डू समथिंग। रिवर्सिंग योर एज इज इन फैशन। या इट्स वांट। मैं डिस्कस करना चाहूँ नीड एंड वांट। समझिए, नीड इज लाइक हमें अगर हेयर है यहाँ पे एंड आपकी लाइफ खराब हो रहा है, कॉन्फिडेंस आपका खराब हो रहा है, आपको लोग क्रिटिसाइज कर रहा है, दैट इज नीड। डू इट बाय लेजर, इट्स रिमूवेबल। ये प्रेजेंट है साइंस में, इसके लिए आपको इतना हताश होने की जरूरत नहीं है। वांट इज ना, यू आर लुकिंग गुड, यू वांट मोर चिसल लुक, यू वांट मोर प्लम्पिंग लुक्स, यू वांट eyes to be very innovative, you want your brow to be lifted, yes, या फिर आपके डबल चीन है, you want to be like sharp jaw। तो ये आपका वांट है। तो चीजें पहले साइंस में अवेलेबल नहीं थी तो लोग नहीं कर पाते, अभी सब कुछ अवेलेबल है, यू कैन हैव। अब जो मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि आपने बात शुरू कर दी है एस्थेटिक ब्यूटी के बारे में, एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स के बारे में, मैं अगर पब्लिक के लिए आपसे पूछना चाहूँ कि कैसे डिफरेंशिएट करता है, जैसे आपने कहा कि when you want to look more beautiful, you are already beautiful but you want to look more beautiful, then aesthetic clinic comes into action। और डर्मेटोलॉजी कैसे डिफरेंट है, कैसे प्लास्टिक सर्जन डिफरेंट है, अगर आप तीनों के बीच थोड़ा डिफरेंस बता पाए तो शायद ऑडियंस कनेक्ट कर पाए। प्लास्टिक सर्जरी इज लाइक यू आर डूइंग विद द सर्जिकल थिंग्स। ओके। सो इसमें इन्वेसिवनेस आ जाता है। आजकल कोई भी अपने स्किन या बॉडी पे ना
कट मार्क्स नहीं चाहता है। पहले एस्थेटिक इतनी इवॉल्व नहीं थी, ऐसी चीजें प्रेजेंट नहीं थी इंडिया में, बट नाउ द थिंग्स आर अवेलेबल। तो जो चीजें हम सर्जिकली टाइट कर सकते थे, फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि मेरी स्किन सैग हुई है वो टाइट हो जाए बैक, या फिर मेरी नोज ना बहुत डाउन है, मैं इसको करेक्ट करना चाहती हूँ, बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने कर रखा है। डू यू नो कि वो प्लास्टिक सर्जरी से कि एस्थेटिक से, यू नेवर डिफरेंशिएट, यू नेवर डिफरेंशिएट। बट अब सर्जरी को छोड़ के एस्थेटिक की तरफ लोग मोल्ड कर रहे हैं, बिकॉज इसमें कॉम्प्लिकेशन कम है, इसमें इंसीजन नहीं है, कोई सर्जिकल प्रोसीजर्स नहीं है, तो डाउन टाइम नहीं है, कॉम्प्लिकेशन होने के चांस कम है, और रिजल्ट्स उससे बेहतर हैं। तो एस्थेटिक इवॉल्व कर रहा है। मैंने बोला कि पहले हेयर ट्रांसप्लांट करते थे हम लोग, नाउ द थिंग्स इज अवेलेबल, एक्सोजोम अवेलेबल है, व्हाई टू लूज योर ओन हेयर, जस्ट गो द एक्सोजोम एंड आपकी हेयर बैक हो जाएगी। तो हमें अपने चीजों को अपग्रेड करना है, नॉलेज को देखना है। तो पहले प्लास्टिक सर्जरी ज्यादा लोग कराते थे, अब एस्थेटिक ट्रीटमेंट ज्यादा कराते हैं। एंड कुछ होती है क्लिनिकल, जैसे कि एक्ने, 12 साल के बच्चे को आप मेडिसिन इतनी हाई पावर की नहीं दे सकते हो, तो क्रीम्स और कुछ सॉर्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स लगाने से, जो केमिकल पील कहते हैं, वो ट्रीटमेंट हो सकती है। ये एस्थेटिक है। और क्लिनिकल है, हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, हम उसे ट्रीट कर रहे हैं। तो एज फॉर एग्जाम्पल लेजर हेयर रिडक्शन, तो ये क्रीम से ठीक नहीं होता है, और क्रीम इज अ साइंस मेडिसिन, लेजर इज एस्थेटिक्स। जो काम जहाँ पे करना है वहीं पे हमने कर दिया। वो लेजर में, लेजर हेयर रिडक्शन में डायोड होते हैं, उसमें वेवलेंथ होती है, वो हेयर के मेलानिन को, फॉलिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो आपके हेयर बैक नहीं आएंगे, परमानेंट रिडक्शन हो गया। तो एस्थेटिक्स पहले से ही साइंस में थी, इंडिया में थी, बट दीज आर कॉन्फाइंड टू द celebrities and higher tier people, metro cities. Now it's coming to the normal people, normal society. So everyone have a fear, little bit fear, क्या ठीक है, क्या कराना सही है, लोग ऐसे बोलते हैं, बट इट्स ओके, ये मिथ होना चाहिए और ये मिथ को क्लियर भी होना चाहिए। पहली चीज, अगर हम प्लास्टिक सर्जरी पे जाते हैं तो उसमें हमारे स्किन पे कट लगते हैं। हाँ, एक मैं इसमें सिंपल वे में समझाती हूँ। हाँ, एक पेशेंट आया और उसने बोला मैं एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ, मैं एक बार ही प्लास्टिक सर्जरी करा लूंगा। अच्छा, जैसे कि उसे एक बड़ा सा बर्थ मार्क है, तो बर्थ मार्क प्लास्टिक सर्जरी से कैसे होता है, आपकी वो चीजें एक्साइज होती है और आपके थाई से ग्राफ्ट लिया जाता है, और वो ग्राफ्ट को स्टिक किया जाता है और स्टिच किया जाता है। स्टिच के तो निशान होंगे, है ना, और प्लस आपके कलर भी वैरी करेंगे, स्किन का कलर अलग है, थाई का कलर अलग है, पर वो ऐसा नहीं सोचते हैं। प्लास्टिक सर्जरी को लोग प्लास्टिक समझते हैं, मुझे लगता है उनको कुछ भी नहीं होगा, देयर इज अ सम मैजिक विन, एंड वो ऐसे करेंगे और चीजें एकदम नॉर्मल हो जाएगी। देयर इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑल्सो, इन्फेक्शन हो सकता है। तो प्लास्टिक सर्जरी को लोग अलग वे में सोचते हैं, बट कुछ चीजें तो प्लास्टिक सर्जरी से ही ठीक होती है। अच्छा, जैसे गायनेकोमेस्ट्रिया। ओके, सो गायनेकोमेस्ट्रिया इज अ मेल ब्रेस्ट ड्यू टू एस्ट्रोजन एक्सेसिवनेस। अगर फीमेल में टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाती है तो मैंने बोला पीसीओडी हो जाता है, या अनचाहे बाल हो जाते हैं, वैसे ही फीमेल मेल्स में भी प्रॉब्लम होते हैं, तो वो उसका सर्जिकल है। जैसे जैंथेलिज्मा, जैंथेलिज्मा इज अ कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट इन योर अपर लिड ऑफ आई। ये जेनेटिक होता है और आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से होते हैं। तो इसका लेजर ट्रीटमेंट भी है और प्लास्टिक सर्जरी का ट्रीटमेंट भी है। तो पेशेंट्स के विल पे भी होता है, प्लास्टिक सर्जरी के अपने कॉम्प्लिकेशन से, लेजर के अपने कॉम्प्लिकेशन से। तो कभी कभी साइज ये वैरी करता है। एक जो थिंग्स मैं बता रही हूँ ना, ये कभी भी पर्सनलाइज नहीं है कि मैंने ये बोला तो ये सभी के लिए है, हर आदमी का प्रॉब्लम्स अलग है। अब मैं ना अपनी पुरानी वाली बात पे वापस आती हूँ, क्योंकि कलर, गोरा होना इज अ वेरी बिग थिंग इन इंडिया स्पेशली। फॉरेन वाले तो मुझे लगता है यहाँ आते हैं कि थोड़ा वो टैन स्किन इज अ फैशन इन देयर कंट्री, बट इन इंडिया टैन स्किन इज नॉट वर्थफुल। हम हर कोई गोरा होना चाहता है, लेकिन जैसे आपने कहा कि स्किन ब्राइटनिंग और लाइटनिंग क्रीम जैसा कुछ काम नहीं करता है। मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देखा है, आई थिंक आप ज़्यादा अच्छा नाम ले पाएंगे, जैसे आई हैव सीन काजोल, कुछ होता में देख लीजिए, या फिर उसके पहले के उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे गए थे कि आपने इतने टोन को ऊपर कैसे किया, एंड शी सेड कि इट्स अवॉइडेंस ऑफ सन। और मैंने कुछ भी नहीं किया, बट ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर सच में उनका ये बात सही है कि उन्होंने सन से अवॉइड किया, या सन इज अ मेजर फैक्टर। आप देख सकते हैं आपका कलर,
हाँ आपके टी शर्ट का कलर और हाँ आपके चेहरे का कलर। हाँ टी शर्ट के आप देख सकते हो हाफ स्लीव पहनते हाँ हो, हाँ तो सन एक मेजर फैक्टर है आपके ब्लैकनेस में, राइट ये कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो ये बात काजल की तो बिल्कुल सही थी। सेकंड होता है कुछ आप एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हैं जो मेलानिन प्रोडक्शन को कम कर रहा है, जैसे कि ग्लूटाथायोन, नैड, सेलेनियम, विटामिन सी, जिंक, ऐसे बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट हैं साइंस में, जिसे आप इनटेक लेंगे तो वो आपकी नेचुरल मेलानिन को बनने की प्रवृत्ति को कम कर देगा। एंड थर्ड, टॉपिकल कुछ क्रीम्स जो आपकी मेलानिन बनने नहीं देते। तो सम इंजेक्शंस आर अवेलेबल, सम क्रीम्स आर, देयर आर लेजर्स आल्सो, क्यूशेसेंडियाक जो मेलानिन डिस्ट्रॉय कर देता है, जैसे बर्थ मार्क होते हैं या फिर छाइयां होती हैं, तो लेजर के ट्रीटमेंट से ठीक हो जाती हैं। तो कॉन्सेप्ट इज वो मेलानिन को ब्लास्ट कर देता है। तो इफ यू कंबाइन ऑल द थिंग्स, सेलिब्रिटी हैव अ like access. They do all the things. They do lasers, they do IV, they do skin care, they have a good diet, they are taking supplements, and they have a sun protection also. So all the vectors leads to that transition. हम एक करके नहीं अचीव कर सकते। तो मतलब आपका कहना ये है कि काजोल सिर्फ सन से प्रोटेक्ट होने की वजह से गोरी नहीं हुई है, लेकिन ये मेजर फैक्टर है। मेजर फैक्टर है। उनकी डॉटर भी, अगर आप नायशा देवगन को भी आप देखेंगे कि तो शी वाज वेरी डार्क स्किन टोन, अब वो अचानक से बहुत ब्राइट हो गई और उनकी एज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, शी इज आई थिंक हार्डली 16 और 18। तो क्या आपको लगता है कि उनके दे हैव डन ऑल द ट्रीटमेंट्स, इसमें कोई मतलब क्वेश्चंस नहीं है, वो करते हैं। एंड द प्रोस्पेक्टिव, कोई डेली लेता है ग्लूटाथायोन, कोई मंथली, द अफोर्डेबिलिटी इज अ क्वेश्चन। जैसे आपने ग्लूटाथायोन के बारे में बताया, और इट वाज फॉर आई थिंक लिवर, राइट? नहीं, इट इज मेड फॉर लिवर प्रोटेक्शन। हाँ, एक्चुअली लेकिन ऐसा टर्न हुआ कि उसका साइड इफेक्ट हुआ कि कुछ लोगों में वो ब्राइटनेस दिखने लगा और लोगों को वो पसंद आने लगा, कि लोगों को नहीं, डॉक्टर्स ने देखा कि जब आईवी ग्लूटाथायोन दे रहे हैं तो स्किन लाइटनिंग हो रही है पेशेंट्स में, एंड एस्थेटिक्स दे डॉक्टर्स ने उसको पिक किया। सेम विद द टॉक्सिन, दैट बोटुलिनम टॉक्सिन्स। तो बोटुलिनम टॉक्सिन्स पहले से यूज होते हैं इन अ some toxicity, लेकिन देखा गया कि जहां पे हम टॉक्सिन्स दे रहे हैं, बोटुलिनम के टॉक्सिन टाइप ए टाइप बी दे रहे हैं, तो वहां के मसल्स ना टाइट हो जा रहे हैं। सो दैट ट्रीटमेंट इज नाउ यूज्ड एज एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स। तो बोटुलिनम टॉक्सिन जो बोटॉक्स आप लोग बोलते हैं, वो माइग्रेन में भी यूज होता है। अच्छा। वो सैलिवरी ग्लैंड के पैरालिसिस में भी यूज होता है, वो बहुत जगह यूज होता है, बट एस्थेटिक में वो रिंकल्स के लिए यूज होता है। लेकिन ग्लूटाथायोन अभी इतना ज्यादा ओवर टॉक्ड टॉपिक है, जैसे कि आपने कहा कि नहीं, कहीं ना कहीं वो लिवर के लिए था, अचानक से स्किन के लिए वो उसका साइड इफेक्ट निकला, लोगों ने उसको पिक कर लिया, और अब ग्लूटाथायोन इज लाइक एवरीबडी इज टेकिंग। क्या अब क्योंकि वो साइड इफेक्ट था तो लोगों ने रिक्वेस्ट करना शुरू किया कि मुझे इसका डोज दे दीजिए, सो दैट मेरा स्किन भी ब्राइट हो जाए, और लिवर को तो बेनिफिट कर ही रहा है, मेरे इंटरनल बॉडी को भी बेनिफिट कर रहा है। क्या इसका डीमेरिट भी है? क्या इसका साइड इफेक्ट नहीं है? इसका साइड इफेक्ट्स नहीं है बहुत, अगर आप उसको लिमिटेड डोज में ले रहे हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ग्लूटाथायोन इज एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं अगर आप उसको प्रॉपर डोजिंग ले रहे हैं। तो अगर आप हायर डोज में ले रहे हैं तो ऑब्वियसली व्हाइट पैचेस आ सकता है आपके स्किन में, जिसको कहते हैं ल्यूकोडर्मा विटिलिगो ना, तो मेलानिन पूरा ही ब्लॉक कर देगा, तो आपको क्या होगे, हाइपोडर्मिक पैचेस हो जाएंगे। तो ग्लूटाथायोन एक एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, लिवर प्रोटेक्टिव है, मेलानिन कम करता है। देयर इज लॉट्स ऑफ बेनिफिट ऑफ ग्लूटाथायोन। साइड इफेक्ट्स इज nil. So everyone is like having glutathione without any prescription. They are buying, they are taking. और अभी के मैं तो देख रही हूँ कि हर सैलून में इट इज अवेलेबल, छोटे से बड़े से। अब किसी I'm a doctor, so I never recommend glutathione IV in a salon. See, कभी-कभी उसमें hypersensitivity reactions होते हैं, और आपको नहीं पता है कि आपको विटामिन सी और ग्लूटाथायोन और इसमें जो भी और भी बहुत सारे को फैक्टर्स होते हैं, थैक्टिक एसिड होती है, तो आपको उससे रिएक्शंस होने वाले हैं। अगर रिएक्शंस होता है ऐसे तो सैलून में कैसे मैनेज करेंगे? प्लस स्टेरिलिटी, वो ग्लूटाथायोन जो आईवी ड्रिप्स लगा रहे हैं तो कितने स्टेराइल से हैं। देयर इज अ प्रोटोकॉल ऑफ इंजेक्टिंग समथिंग इन योर वेन, सो यू आर डायरेक्टली इंजेक्टिंग समथिंग इन योर वेन। अगर हम स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल को ना फॉलो करें तो आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट होती है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। कभी कभी इट्स अ वेरी माइन्यूट बट हो सकती है, पर किसे हो सकती है क्या आप जानते हैं? सो इट्स बेटर टू गो विथ अ क्लिनिक, अ रेप्यूटेड क्लिनिक विथ अ डॉक्टर सुपरविजन। ओके।
सो आपका कहना है कि कहीं पर भी ग्लूटाथियोन वाला ट्रीटमेंट मत लो, गो विद द एक्सपर्ट एंड इन अ क्लिनिक। in a clinic, हाँ, in a clinic. Okay, okay. So coming to the skin tone वाला चीज, can you also name some celebrities जो लगता है, जो कहते तो हैं, जैसे I feel जानवी कपूर, she have taken treatments. किस तरीके का ट्रीटमेंट लेते हैं? सी देखिए, सिनेरियो अगर देखिए, हम लोग हमेशा ना आइडियल मानते हैं एक सेलिब्रिटीज को। हाँ, मेरा आइकन शाहरुख खान है, हाँ, या फिर मैं जानवी कपूर की फैन हूँ, हाँ, आई वांट टू लुक लाइक आलिया भट्ट। हाँ, बट हम अगर माने, मैंने बोला कि हर एक चेहरा सुंदर है, तो आप बैक जाइए एंड सी द स्ट्रक्चर, वो हमारे जैसे ही दिखते थे, बट दे करेक्टेड देयर थिंग्स। जैसे फॉर एग्जांपल जानवी कपूर का आपने बात किया, हाँ, they have done the liquid rhinoplasty, they have done the jaw filler, okay, that skin tightening HIFU, हाँ, some Botox on the forehead, brow lift, blepharoplasty, everything is done in that phase. Plus cool sculpting for unwanted fat, skin tightening, लेजर हेयर रिडक्शन ऑफ अंडर आर्म, उनके अंडर आर्म बिल्कुल डार्क नहीं होते हैं। तो ये सब एस्थेटिक के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, और यही साइंस में अपर लेवल है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है जो मैं बात कर रही हूँ। तो ये सब ट्रीटमेंट सभी लेते हैं और ले रहे हैं, तो ये बात डिनाई नहीं है। सोशल मीडिया पर आप सर्च करके देख लीजिए, दे हैव डन एनीथिंग एंड दे आर टॉकिंग ऑन इन द फ्रंट ऑफ कैमरा। रिसेंटली राजकुमार राव का आया था जॉ फिलर के लिए, तो वो बोल रहे कि मैं प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराऊं, मैंने जॉ फिलर लिया है। एंड आजकल कॉमन हो चुका है, अगर किसी ने फॉर एग्जांपल लेजर ट्रीटमेंट लिया है, तो वो बोल रहे हैं कि आई हैव डन मेलाज्मा का ट्रीटमेंट मैंने लेजर से लिया है। तो पहले ये बून था, लोग इसको छुपाते थे, राइट, बट आजकल कम्युनिकेट कर रहे हैं, ओके यू आर गेटिंग हेयर फॉल ना, पीआरपी की बहुत अच्छी रिजल्ट्स है, यू कैन हैव। तो लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, इट्स गुड। एक एक्टर है नीलम, उन्होंने भी बताया, उन्होंने तो पूरे शो में दिखाया कि शी इज टेकिंग बोटॉक्स, वो उसके ट्रीटमेंट्स ले रही हैं, सेटअप्स ले रही हैं। सी आप जाओगे ना कोरिया में, कोरिया का कल्चर है, व्हेन द बच्चा जब यंगस्टर होता है 16 साल का, तो दे विल गिफ्ट एज अ बर्थडे गिफ्ट अ लिप फिलर, नोज करेक्शन। तो दे विल लाइक एक्टिवेट एंड नरिश एंड प्रमोट टू बी एस्थेटिकली गुड। तो उनके गिफ्ट्स कार और लैपटॉप नहीं होते हैं। जैसे कुछ प्रॉब्लम्स है मेरे बच्चे में, तो आई गिफ्टेड दैट ऑल कि तुम ये करा लो। तो वो दे आर प्रमोटिंग दैट कल्चर। बट इंडिया में अब ये एक्सेप्टेंस हो रहा है, वी आर बिहाइंड। उनकी जीडीपी एस्थेटिक से ही चलती है साउथ कोरिया की, और हम साउथ कोरिया के लोगों की के ब्यूटी नहीं, जैसे के ब्यूटी प्रोडक्ट देखिएगा लॉन्च हो रही है हमारे इंडिया में, एंड देयर इज अ हाइप, राइट, कि हम कोरियन का 12 स्टेप कर लेंगे तो हम सुंदर हो जाएंगे और मुझे क्लास स्किन मिल जाएगा। सी देयर स्किन टाइप इज डिफरेंट, दे डोंट हैव अ मेलानिन। वो हाइपर पिगमेंटेड है क्या? नहीं, वी आर हाइपर पिगमेंटेड, वी आर मेलानिन प्रोड्यूसिंग पीपल। हमारा इन्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, उनकी इन्वायरमेंट, उनकी वेदर बहुत अच्छी है, कूल है। यहाँ पे हॉट ह्यूमिड है, अगर आप 15 लेयर स्किन पे लगा के रखोगे, देन यू आर एंडेड विद एक्ने। सो यू कांट बी, मतलब मैंने बोला इट्स ऑलवेज पर्सनलाइज्ड। हमें चाहिए हमारे स्किन के अकॉर्डिंग कुछ फेस वॉश, 2 एक्टिव्स, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। वी कांट लेयर अप बिकॉज द इन्वायरमेंट इज हॉट, आवर स्किन इज different, they will produce oil, the products will clog your skin, and you landed with the lots of skin problems. So don't follow the trend on Instagram. आप देखेंगे आजकल boosters बहुत common हो रहे हैं, hyaluronic acid के injections. So people are taking hyaluronic acid injection on the hand, neck, full body, because they want to be hydrated. And hyaluronic acid की खास बात होती है ना, 1000 times water को absorb करता है। So when you drink water and you have a hyaluronic acid, they will stretch your skin. Oh, that's why hyaluronic acid के creams, अब देखो हर मॉइस्चराइजर में hyaluronic acid है, हर सीरम में hyaluronic acid है, तो वो एक मॉइस्चर वाला फैक्टर करता है। और बूस्टर इज अ इंजेक्टेबल फॉर्म ऑफ मॉइस्चराइजर, इसको इंजेक्टेबल मॉइस्चराइजर भी बोलते हैं। सो हाइड्रेशन इज अ की फॉर अ ग्लोइंग स्किन। क्या हम जैसे आपने कहा कि हम आइडल मानते हैं सेलिब्रिटीज को, हम देखते हैं शाहरुख खान को, तो वी वांटेड टू लुक लाइक हिम, और एक टाइम में उन्हीं को मूवीज नहीं मिल रही थी बिकॉज ऑफ हिज लुक। जैसे अमिताभ बच्चन जी को अगर आप देखेंगे तो उनके हाइट की वजह से उनको मूवीज नहीं, उनकी वॉइस की वजह से, उनके वॉइस की वजह से उनको मूवीज नहीं मिल रही थी। अक्षय कुमार, देयर आर लॉट्स ऑफ एक्टर एक्ट्रेसेस
आज जो आइडल बन चुके हैं कि मुझे इनकी तरह नोज चाहिए, मुझे इनकी तरह चिन चाहिए, मुझे इनकी तरह दिखना है, क्या लेजर ट्रीटमेंट कह रही हूँ, एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स के जरिए हम लुक अलाइक बन सकते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल नो, सी मैं हमेशा हाँ बोलूँगी प्लीज डोंट डू एक्सेस ऑफ एवरीथिंग। हाँ व्हाट आपने जो भी बताया ना, हाँ ये सबका एक कंक्लूजन है। इट्स कॉन्फिडेंस। यू आर ब्यूटीफुल। आप किसी की तरफ प्लीज कॉपी मत बनिए, आप खुद की आइडेंटिटी प्रिजर्व करिए। और कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उन्होंने भी करेक्ट किया है, आप भी करेक्ट कर सकते हो अगर आप चाहते हैं तो। अगर आप नहीं चाहते हैं, बी हैप्पी। बट द वन थिंग, आप कितना भी करेक्ट कर लो, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप यू ब्यूटीफुल, यू नेवर बी सेटिस्फाइड। सो प्रिजर्व योर ओन आइडेंटिटी। यू आर द पर्सन, वो डिफरेंट है, हर फेस डिफरेंट होता है, हर आईज डिफरेंट होती है। दैट्स वाई आईज को देख के भी लोग पहचान जाते हैं। क्यों चेंज करना है उसे? मैं हमेशा, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं फोटो दिखा के आई वॉन्ट लाइक दिस। आई एज अ डॉक्टर मैं उनको सही रास्ता दिखाती हूँ कि ये प्रॉब्लम है, इफ यू वांट यू कैन करेक्ट दिस वन, बट डोंट चेंज। यू कैन नेवर बी लाइक दैट कि आप शाहरुख खान बन जाएंगे एकदम चेहरे को चेंज करके। और क्यों बनना है? अगर ऐसा करना है तो आप कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा की तरफ जा रहे हैं। और हमेशा एस्थेटिक को द की पॉइंट, एक्सेस नहीं यूज करना है। ऑलवेज इन द लाइक एक्सेप्टेबिलिटी रेंज में। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप कराए जा रहे हो, आप ग्लूटाथाइन किए जा रहे हो, नो, दैट इज नॉट नीडेड। आपको जरूरत नहीं है फिर भी आप नोज चेंज कर रहे हो। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं ना नोज चेंज कर दे, मुझे कोई नोज में डिफेक्ट दिखता नहीं है। सो जनरली मैं क्रॉस कंसल्टेंसी कराती हूँ। आई नेवर स्पीक ऑन कैमरा कि मैं किसकी कंसल्टेंसी कराती हूँ, बट मैं कराती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ क्यों सोच रहा है। वो ऑब्सेस्ड हो चुका है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप डाइट, कुछ लड़कियां आती हैं जो बिल्कुल खाना नहीं खाती हैं, एंड ये एक प्रॉब्लम है। कुछ पेशेंट्स हैं जो अपने बाल को ही ऐसे नोचते रहते हैं। Really? Yeah, this is problem, and you have to diagnose that problem and correct it by medicine. It's not aesthetic treatments. Okay. Again, aesthetic की beauty बता रहे. There are lots of patients जिसकी जिंदगी अब खत्म होने वाली, they know they are diagnosed cancer, या फिर they are feeling not good, so they pick aesthetic treatments because whenever you care your body, whenever you care your skin, your hair, you feel good because you are giving your all the things to your body. So मैं ये हमेशा अपने पेशेंट्स या फिर जनता को बताना चाहती हूँ कि वट एवर योर स्किन एज एंड जैसा भी आप हेयर है, आपका बॉडी है, जस्ट स्टार्ट केयरिंग इट, जस्ट केयर इट। वट एवर यू हैव, वट एवर योर बजट इज, इन दैट रेंज ऑल्सो। ओके, सो अभी तो हमने बात किया कि कौन कौन से एक्टर एक्ट्रेसेस ने कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लिया है। क्या कोई ऐसा एक्टर या फिर एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया? क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग कहीं ना कहीं देख के तो पहचान जाते हो कि ये इसको हेयर ट्रीटमेंट लिया है इसने। सो अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है कि सभी ने ट्रीटमेंट लिया है, सभी ने, बिकॉज दे हैव अ फेस वैल्यू एंड दे नीड सम ट्रीटमेंट एंड दे आर टेकिंग, बिकॉज वो हमेशा स्क्रीन पे रहते हैं, दे हैव टू बी प्रेजेंटेबल, तो वो लेते हैं। कोई ज्यादा लेता है, कोई कम लेता है, बट एवरीवन इज टेकिंग ट्रीटमेंट। मुझे बहुत उम्मीद थी कि आलिया भट्ट नहीं लेती बिकॉज शी इज सो बेबी स्किन, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, बट रिसेंटली हमें न्यूज़ मिला आलिया भट्ट हैव अ नोज बोटॉक्स, liquid rhinoplasty, they have a jaw filler, they have a HIFU, they have a Botox, everything. And Kriti Sanon, she says कि उन्होंने कुछ नहीं लिया है। Recently मैंने नोटिस किया she got lip filler, ऐसा कुछ नहीं है, सबने लिया है। अभी बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेसेस है, मैं जिसको एड्रेस नहीं करना चाहूंगी, बट यस, और दे एक्सेप्टिंग, व्हाट इज द बैड इन दैट? एब्सोल्युटली, देयर इज नथिंग टू हाइड। और किया है तो खुद को एनहांस करने के लिए। अगेन ये पर्सपेक्टिव है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी लिप्स प्लम्प दिखे, तो ये मेरा राइट है, बट इसको ओवर फिल्ड ना किया जाए, दैट शुड बी इन द नॉर्मल रेंज। ये डॉक्टर का डिसीजन होता है। कभी कभी पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं आई वांट दैट रशियन लिप्स, काइली जेनर। So I always advise this, I like in a perspective कि okay, go slowly. क्योंकि अगर आपको पसंद नहीं आएगा then we have to dissolve it. तो अगर फर्स्ट टाइम करा रहे हो तो go it slowly, but
कभी कभी इम्पोज होता है, दैट शुड नॉट बी, मतलब ये नहीं होना चाहिए, इम्पोज नहीं होना चाहिए, मुझे ये ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो आप पे अच्छा नहीं लग रहा होगा और वो पर्सन चाहता है ऐसा, तो ये भी होता है, ये नहीं करना चाहिए। हमेशा आप डॉक्टर्स की एडवाइस सुनिए, बिकॉज वो एस्थेटिकली हमेशा देखते रहता है, देयर इज ऑलवेज अ रूल्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि एस्थेटिकली कैसा होना चाहिए, तो चिन जो होती है जो फीमेल्स की ना, वो शॉर्ट होनी चाहिए, पॉइंटेड होनी चाहिए, एंड मेल की ना ब्रॉड होनी चाहिए एंड स्क्वायर शेप्ड होनी चाहिए। ओके, तो अगर ये फीमेल चाहती है तो कर सकती है विद द हेल्प ऑफ फिलर। ओके, अगर मेल चाहता है तो वो भी अपने शेपिंग को कर सकता है विद द हेल्प ऑफ फिलर। अगर उसे लुक पसंद आता है तो वो रिपीट कर सकता है। तो ये अगेन प्रोस्पेक्टिव होगा, ये जरूरी नहीं है, अवेलेबल है, यू कैन हैव। ओके। सो मतलब ऐसा कोई भी सेलिब्रिटी नहीं है जिसने भी ये चखा ना हो। इट्स नॉर्मल। अच्छा, जब हमारी टीम आपके ऊपर थोड़ी रिसर्च कर रही थी तो हमें जानने का मौका मिला कि कोलकाता से आपने अपना एमबीबीएस किया है, आरजी मेडिकल कॉलेज, ओके। एंड देन आपने बीएचयू से, जो वाराणसी में है, वन ऑफ अ वेरी फेमस कॉलेज, हर कोई जाने को सोचता है, एडमिशन नहीं मिलता है वहाँ पे, इट इज़ वेरी टफ। वहाँ से आपने अपना एमडी पूरा किया और फिर आप कैलिफोर्निया गई, आपने यूएस में भी बहुत सारी अपनी एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स के बारे में पढ़ाइयाँ की। अब क्योंकि बनारस में और आपने यूपी को, पूर्वांचल को हर वो ट्रीटमेंट दे दी जो आई थिंक कोई अभी तक नहीं कर पाया है, इस बात को आप मानती हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि मानती हूँ, हाँ। बट मैं थोड़ी कीन हूँ, मतलब मुझे बहुत इंटरेस्ट है, जिसका आपका हॉबी है वो चीज, मतलब आप वन स्टेप अहेड चल रही हैं। अगर या मान लीजिए साइंस में जो चीजें चल रही हैं अभी तक, रिसर्च में भी आई एम डूइंग दैट। ओके, अगर मान लीजिए मैं बोलूँ कि पूर्वांचल को हम पूरा लेते हैं और वहाँ पे आप जो ट्रीटमेंट दे रही हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं, मतलब आपसे टेक्नोलॉजिकली अगर मैं बोलूं, ये कहना बेहतर कोई नहीं, ये सही नहीं है, पर ये पूर्वांचल को एश्योर्ड होना चाहिए कि इससे बेहतर ट्रीटमेंट आपको मेट्रो सिटीज में या फिर आउट ऑफ इंडिया भी नहीं मिलने वाली। दैट इज हाइट इज अचीव्ड बाई, वाओ दैट्स अमेजिंग। मैंने ये कर दिया है, बट ये कहना गलत होगा, कोई और भी कर सकता है, बट मैंने ये कर लिया कि आप यू डोंट फील कि अगर आप मुझसे मिलने आते हैं और मैं आपको इतना एजुकेशन दे देती हूँ, ट्रीटमेंट दे देती हूँ कि यू डोंट फील कि अगर मैं आउट ऑफ इंडिया चला जाता तो ये चीजें बेहतर हो जाती, या फिर मेट्रो सिटीज में चला जाता तो इससे बेहतर होती। नो, द क्वालिटी एंड दैट अप्रोच एंड दैट the upper level is achieved in Varanasi. So मतलब आपका कहना ये है कि जो सर्विसेज हमें मेट्रो सिटीज में ट्रैवल करके या फिर आउट ऑफ कंट्री जाकर मिलती है, वो आप पूर्वांचल में ले आई, आप वाराणसी में ले आई, और बहुत जल्दी हर सिटीज में भी होगा फॉर श्योर। क्या आप मुझे बता पाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत थोड़ा नॉलेज है, जैसे लेजर ट्रीटमेंट हो गए या फिर नहीं बोटॉक्स हो गए, फिलर्स हो गए, ये छोटी छोटी चीज़ें पता है, क्या आप बताएंगे कि एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, और अगर कोई क्लाइंट कोई पेशेंट आपके पास आता है तो उसको क्या क्या सर्विसेज मिल जाती है? एस्थेटिक एक लोकल ट्रीटमेंट है, रेजुवेनेशन, इट्स अ ब्यूटिफिकेशन, कॉस्मेटिक कह सकते हैं। तो अगर एक्नी है तो एक्नी को जो चीज़ें 8 से 10 महीने में ठीक हो सकती है, चाहे वो उतनी रिजल्ट ना दे, 60-70% ही दे, बट एस्थेटिक के ट्रीटमेंट से वो 100% विद इन 2 to 3 months में हो सकता है। ओके, दैट इज अ क्लियर। कुछ लेजर्स होते हैं जिससे आप टारगेट करके उसके बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, स्कार को फील कर सकते हैं। तो ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं। मिलाजमा छाइयाँ, जिससे बहुत लोग परेशान होते हैं, खासकर इंडिया में बहुत हाइपर पिगमेंटेशन एक कॉमन प्रॉब्लम है, और ये मेडिसिन से नहीं जाते हैं, दे विल रीअकर, वो लेजर से चले जाते हैं। ओके, अगेन मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, बट इज द रिजल्ट इज लाइक इन द हायर रेंज। अब मैं बात करती हूँ स्कार की कोई मेडिसिन क्रीम्स नहीं है, कोई भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्रीम्स आते हैं, वो काम नहीं करेंगे? लिटिल बिट, बट दैट नॉट मच इफेक्टिव। okay. तो फ्रैक्शनल CO2, माइक्रो नीडलिंग, PRP, ग्रोथ फैक्टर्स, एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जिससे आप स्कार को 60-70%, 80% तक रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, साइंस ऑफ एजिंग, ऐसी कोई क्रीम्स नहीं है जो आपके कोलाजन को बना दे, बट अगर आप स्किन केयर डेली कर रहे हैं तो आपको ट्रीटमेंट की नीड नहीं पड़ेगी। कोलेजन क्या होता है? हमारे स्किन को जो टाइट रखता है, जो हमारे अपर लेयर और नीचे लेयर को बिल्ड करके स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं, बाइंड करता है, वो फॉर्मनेस क्रिएट करता है। ओके, अब वो जब फॉर्मनेस होता है तो ऊपर की लेयर नीचे की लेयर लूज हो जाती है, दैट स्किन नीचे की तरफ
सैग करने सैग लगता है। करती है, ओके। आपने देखा होगा 60s में कि आप ऐसे पिंच करोगे तो हाँ। स्किन पूरी उठ जाएगी, तो हाँ, उसके बीच की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है खत्म हो चुकी है। ओह, ओके। एंड आप देखोगे सेलिब्रिटीज, एज है उनकी 60s, हाँ, but हाँ, they skin have a like हाँ, 40s 30s. हाँ, What is that? हाँ, Aesthetic treatments. right. They inject that hyaluronic acid, collagen Hmm. to become firm. They Hmm. would take a treatment like a HIFU. Okay. So उनसे इससे होते कोलाजन रीजनरेट होती है. दे आर टेकिंग PRP. मैंने बताया PRP क्या होता है, रीजनरेट करता है. तो देयर लॉट्स ऑफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल जो साइंस ऑफ एजिंग को कम कर सकता है, आपके रिंकल्स को कम कर सकता है, ओपन पोर्स को कम कर सकता है. किसी के कट मार्क्स होते हैं लिप्स पे या लिप्स अनइक्वल होती है, हाँ, उससे कॉन्फिडेंस कम होता है. हाँ, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं नॉन सर्जिकली विद इंजेक्शन, आपकी लिप्स इक्वल हो जाएगी. जैसे किसी को ट्रॉमा है एंड दे हैव अ कट मार्क्स लाइक दिस एंड दे हैव अ लिप में एक डिफेक्ट है, दैट विल फील. ओके. जैसे बाल या अनचाहे बाल है, दैट कैन बी रिड्यूस परमानेंटली विद द हेल्प ऑफ लेजर हेयर रिडक्शन. अनवांटेड हेयर है, ओके. आपको विटिलिगो है, व्हाइट पैचेस है, जो मेडिसिन से भी जाते हैं, बट अगर आप क्लब कर देते हो एक्सैमर लेजर को तो वो रिजल्ट्स अच्छे हो जाते हैं. हेयर के ट्रीटमेंट्स मेडिसिन से नहीं ठीक हो पा रहा है, तो अगर हम PRP, एक्सोजोम, सम ग्रोथ फैक्टर्स इंजेक्ट करते हैं रूट्स में, तो हेयर आपके बैक हो सकते हैं. बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके ईयर में जो लोब है, वो आपके जो कान की वो ओपनिंग है जो इसमें इयरिंग पहनते हैं, वो बहुत बड़ी हो गई है. हाँ, राइट. दैट कैन बी रिपेयर विद इंजेक्शंस नॉन सर्जिकली. वाओ. हाँ. ये भी होता है, दैट इज ईयर लोब रिपेयर बाय हाइलुरोनिक एसिड. आपकी डबल चिन है, दैट कैन बी चिसल्ड विद द हेल्प ऑफ हाइफू और दैट इंजेक्शन लाइपोलाइसिस. ओके. आप बहुत एक्सरसाइज करते हैं, आप एकदम फ्लैट चाहते हैं अपने बॉडी को, तो आप हाइफू से उसको टाइट कर सकते हैं, RF से कर सकते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी से कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड से स्किन को टाइटन कर सकते हैं. आपकी स्किन एजिंग हो रही है, जैसे आप 50s में जा रहे हैं एंड आप स्किन देख रहे हैं कि इंस्पायर्ड कि आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, फिर भी आपकी स्किन उतनी टाइट नहीं हो रही है, तो आप उसमें क्लब कर सकते हो मशीनरी, टेक्नोलॉजी. ओके. इट्स ऑलवेज लाइक अ कटिंग एज, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है. तो देयर लेजर मीनिंग एक लेजर नहीं होता, देयर लॉट्स ऑफ लेजर. ओके. स्कार के लिए डिफरेंट है, हेयर रिडक्शन के लिए डिफरेंट है, एक्नी के लिए डिफरेंट है, पिगमेंटेशन के लिए डिफरेंट है. आपका लेजर कौन सा होगा, ये आपका कंसर्न क्या है, डिपेंड्स ऑन योर प्रॉब्लम. ओके. ओके. सो आपका कहना है कि ये जो अभी आपने बताया, ये पूरा एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स में ये ही सारे आते हैं, या फिर यू वांट टू ऐड ऑन? और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे स्ट्रेच मार्क्स हो गया, हाँ. प्रेगनेंसी में खासकर होता है, हाँ. तो आप चाहेंगे तो इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं पहले ही, बिफोर प्लानिंग योर प्रेगनेंसी. You can start some things and your like skin is not stressed. जैसे आपने बॉडी वेट रिडक्शन कर रहे हो, आप 130 kg के हैं और आप जानते हो कि आपका हेयर, आप में स्ट्रेच मार्क्स आने वाले हैं, राइट. तो आप एस्थेटिकली वेट लॉस कर सकते हो. कैसे? आपने कुछ इसमें डाइट चेंजेस किया, आपने मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स को ठीक किया, आपने एक्सरसाइज शुरू किया, एंड देन आपने मशीनरी टाइट उसमें ऐड की, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी टाइटनिंग, अल्ट्रासाउंड, कूल स्कल्टिंग, बहुत सारी चीजें हैं. तो जब हमारा वेट रिडक्शन होता है ना, तो जो फैट होती है इस तरह से होती है, तो स्किन भी स्ट्रेस्ड होता है. जब फैट लॉस होता है वो स्किन वापस से स्क्वीज होती गिर है. जाता है. तो आप देखो उसके बाद लोग टमी टक्स कराते हैं. राइट. लेकिन आप टमी टक्स को अवॉइड भी कर सकते हो. अगर आप मान लो बहुत थिक हो, मतलब बहुत हैवी हो, बहुत ओवरवेट है, तो आप लेजर ट्रीटमेंट के साथ में अपने वेट रिडक्शन को प्लान करोगे, तो आपकी स्किन टाइट भी होती रहेगी, फैट लॉस भी होते रहेगा, फिर आपको वो प्रॉब्लम्स, आपको स्ट्रेच मार्क्स नहीं होंगे. तो इसको कहते हैं प्रिवेंटिव प्लान्स ऑफ वेट रिडक्शन. ओके. ओके. मैं ना आपकी एक बात से उसको थोड़ा कंफर्म करना चाहती हूँ, क्या स्ट्रेच मार्क्स हटाए जा सकते हैं परमानेंटली? इट्स नॉट 100%. ओके. अगर फिर भी कितना? 80, 70, 80, मतलब इतना किया जा सकता है. और विद इन, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट वुमेन गेट स्ट्रेच मार्क फॉर श्योर, तो उनको कितना टाइम में अपना स्ट्रेच मार्क पे काम कर लेना चाहिए? अगर उनको नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, हाँ, तो वो स्टार्ट कर सकते हैं 3 to 4 वीक के बाद में भी. हाँ, okay. लेकिन अगर उनको सी सेक्शन हुआ है, मतलब ऑपरेशन हुआ है, तो इट्स बेटर टू अवॉइड फॉर 3 to 4 months. मान लीजिए कि मैंने 1 साल तक ध्यान नहीं दिया, अब 2 साल के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार आई वांट टू वेयर समथिंग नाइस शॉर्ट एंड नाउ द स्ट्रेच मार्क्स आर विजिबल, तब कर सकते हैं ये चीज? कभी भी कर सकते मतलब हैं. हटाया जा सकता है स्ट्रेच मार्क्स? इट्स नॉट 100,
बट It's तो all- 80% तक कर सकते हैं. It's always minimized. The visibility is always present. फिलर्स क्या है, बोटॉक्स क्या है? फिलर और बोटॉक्स दोनों डिफरेंट एंटिटी है, बट जो आउटकम है वो रिजल्ट है एंटी एजिंग. ओके सो फिलर एक सिरिंजेस में होती है, बोटॉक्स यूनिट में होती है. ओके बोटॉक्स इज अ बोटुलिनम टॉक्सिन. ओके. सो वो आपके मसल को पैरालाइज कर देता है एक्चुअल में. अच्छा ओके. सो वेन एवर यू आर गेटिंग सम रिंकल्स, जैसे आप बात कर रहे हो हाँ, फिर हाँ. भी रिंकल्स आ रहे हैं. हाँ हाँ. नॉर्मली रिंकल्स तो होते हैं, डायनेमिक रिंकल्स होते हैं, हम्म. स्टैटिक रिंकल्स होते हैं. स्टैटिक मतलब मैं बैठी हूँ फिर भी बहुत सारे रिंकल्स है. यहाँ पे भी है, ये नोज एरिया पे भी है, और ये यहाँ पे डेवलप हो रहा है. ये स्टैटिक मतलब मैं कोई कुछ कर नहीं रही हूँ, बट अगर मैं स्माइल कर रही हूँ हाँ. एंड व्हेनेवर आई गेटिंग दैट रिंकल्स, हाँ. इसको डायनेमिक रिंकल्स कहते हैं. ये बच्चों के भी होते हैं. जब वो स्माइल करेगा तो यहाँ पे 4-5 रिंकल्स पड़ेंगे. अच्छा. तो ये जब आपके डायनेमिक रिंकल्स स्टैटिक की तरफ चली जाती है, मतलब आप थोड़ा सा भी बात कर रहे हो, यू हैव अ ह्यूज, आपकी ये 2 लाइन से यहाँ पे प्रोमिनेंट हो रहा है, तब आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो प्रिवेंटिव बोटॉक्स से. ओके. तब डोजेस कम होते हैं एंड दे विल जस्ट लिटिल बिट पैरालाइज्ड एंड एक्सप्रेशन आपके नॉर्मल रहेंगे. जब आप एक्सेसिव करते हो तो फ्रोजन लुक आ जाती है. अच्छा ओके. दैट जैसे आप कुछ भी करो, दैट आईज इज लाइक शार्प, कुछ स्ट्रेच, साइनी, कोई रिंकल्स यहाँ नहीं. दैट इज बोटॉक्स फेस. लाइक माइकल जैक्सन, ही इज लाइक, नहीं, उनका फेस एकदम ऐसा ही लाइक अमिताभ बच्चन. रियली? डू यू थिंक अमिताभ बच्चन इस एज में विदाउट रिंकल्स है? Lots of Botox. Okay, so Botox is basically a muscle tightening by paralyzing that muscles. लेकिन filler is like gap feel कर रहे हैं. जैसे मेरा hollow चिक है तो I feel with fillers. I done चिक filler तो ये lift हो गया. Lip filler तो ये fill हो गया. Okay. Nose अगर नीचे down है तो मैंने उसे शार्प कर दिया with the help of that fillers. Okay. So filler भी aging ही ठीक कर रहा है, एंटी एजिंग, बट द प्रोडक्ट इज डिफरेंट. अभी मैंने आलिया भट्ट का जैसे आपने एग्जांपल बताया, अभी रिसेंटली उन्होंने शायद लिप्स में कुछ कराया है जिसकी वजह से फ्रीज हो गया था उनके किसी इंटरव्यू में. जैसे आपने कहा था ना एक्सप्रेशन लेस हो जाएगा, फिर वो तो शायद फ्रीज हो गया और वो न्यूज़ में आ गया. लेकिन आलिया भट्ट ने उसको डिफेंड करते हुए एक मैसेज में लिखा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कराया है. लेकिन हर कोई यही कह रहा है कि नहीं, शी हैव डन इट. और क्योंकि आप देख के भी तो पहचान जाते हो, तो क्या ऐसी चीजें मान लीजिए हो जाए तो करेक्शन कितने दिनों में करेक्शन हो जाती है. सब चीजों की एंटीडॉट है. बोटॉक्स में लाइक 6 months में रिवर्सेबल होता है, बैक टू नॉर्मल हो जाता है. एंड देयर इज ऑलवेज अ साइड इफेक्ट ऑफ एवरीथिंग, लेकिन उसमें एक्सपर्ट एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स डिसाइड करता है. और दिस आर द एक्सपर्टीज थिंग्स. ये कोई भी नहीं कर सकता है. बोटॉक्स कोई भी नहीं कर सकता है, फिलर कोई भी नहीं कर सकता है. दे हैव अ मिनिमम लाइक ट्रेनिंग, केसेस एंड क्वालिफिकेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड जैसे फिलर अगर आपको अच्छा नहीं लगा, दैट कैन बी डिसॉल्व्ड बाय एंजाइम. उसकी हाइलुरोडेज एंजाइम होती है, वो हाइलुरोनिक एसिड को डिसॉल्व करता है. दैट से फिर आपने लिप फिलर करा है. इट्स अ गुड थिंग अबाउट द फिलर्स. आपको नहीं पसंद आया, डिसॉल्व इट. अच्छा ओके ओके. तो द बेस्ट पॉइंट ऑफ एस्थेटिक इज इट्स करेक्टेबल. ओके. स्किन क्या सेंसिटिव हो जाता है आफ्टर लेजर ट्रीटमेंट? इट्स डिपेंड्स कि व्हिच लेजर यू आर टॉकिंग. ओके. इफ इट्स फ्रैक्शनल CO2, yes. If it is like Q-Chandiak, no. Okay. There are lots of laser. हाँ. तो हर लेजर का अलग होता है, वो बताई जाती है. जैसे हमारे जैसे कॉमन पब्लिक ना, उनके लिए लेजर ही होता है. Yeah, जैसे होता है, पेशेंट्स बोलते हैं लेजर ट्रीटमेंट कराना है जी, और वो सोचते हैं कि एक साथ एक ही लेजर में ये छाइयाँ भी चली जाएंगी, बाल भी चले जाएंगे, मेरे स्किन टाइट भी हो जाएगी और स्किन यंग भी हो जाएगी. लेकिन ये सभी के लेजर्स अलग हैं. स्किन टाइटनिंग लेजर अलग है, हेयर रिडक्शन अलग है, पिंपल के अलग है, छाई के पिगमेंटेशन के अलग है. ओके ओके. So there are lots of treatment for different modalities. अब मैं एक कंफर्मेशन आपसे दोबारा ले रही हूँ, क्या बोटॉक्स या फिर फिलर्स कराने पे अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, गलत हो जाता है, तो क्या वो ठीक किया जा सकता है? Yes. ये ठीक हो सकता है. क्या ज्यादा समय लेता है या फिर कम समय में किया जा सकता है? जैसे अगर फिलर की बात करें तो ये 1 day प्रोसीजर होता है, 3 days में वो डिसॉल्व हो जाता है. ओके. अगर आपको पसंद नहीं आया, हाँ, अच्छा, यू कैन डिसॉल्व इट बाय क्लिक अप. यू आस्क योर डॉक्टर कि प्लीज डिसॉल्व इट बाय हाइलेज और हाइलुरोनिडेज एंजाइम, और उसकी यूनिट्स होती हैं, उसमें डाला जाता है, वो हाइलुरोनिक एसिड को डिसॉल्व कर देता है, बैक टू नॉर्मल. फिलर की भी लाइफ टाइम परमानेंट नहीं होती है. अच्छा, ओह अच्छा, ओके. इट्स 1 year. Oh. You have to repeat it. Botox, you have to repeat it after 6 months. Oh. It's not permanent. The beauty of aesthetic is, कोई बोलता मुझे परमानेंट ट्रीटमेंट बताइए, मैं बोलती हूँ कोई दे ना तो भी मत लेना.
इफ यू डोंट लाइक यू हैव टू लिव विद दैट. एब्सोल्युटली. सो पहले ये होता था, देयर आर फीलर्स आर परमानेंट, बट धीरे धीरे ना उसकी चीजों से समझ में आई कि नो, वी नीड सम नेचुरल थिंग्स. So hyaluronic acid is derived from the S. aureus species. This is naturally occurring hyaluronic acid जो हमारे स्किन में ऑलरेडी नेचुरली प्रेजेंट होती है, विद द टाइम वो डिजॉल्व होने लगती है. और उस नेचुरली hyaluronic acid को आउटसाइड से हम इंजेक्ट कर सकते हैं, वो भी नेचुरली डिजॉल्व हो जाएगी. इफ यू लाइक दैट रिजल्ट यू हैव टू रिपीट इट. इफ यू डोंट लाइक, डोंट रिपीट इट. ओके. अब ये बहुत टाइम से ये ट्रेंड चला आ रहा है. जैसे मैंने अभी राकेश सावंत का एक एग्जांपल दिया कि उनका एक लाइन है कि जो ऊपर वाला नहीं देता वो डॉक्टर दे देता है. मैं बात करना चाह रही हूँ कि अभी एक बहुत बड़ा सा ऑब्सेशन चला है बिग बूब्स का, बिग बट्स का. मलाइका अरोरा खान को तो डक वॉक के लिए बहुत फेमस कर दिया गया कि उनके बैक इतने अच्छे हैं, इतना सेक्सी लगता है. तो एवरीबडी वांट्स अ बट लाइक हर एंड बूब्स लाइक अ बिगर बूब्स. क्या वो कैसे ट्रीट किया जाता है और क्या इसका डीमेरिट भी है कुछ? सी मैंने पहले भी कहा था कि साइंस में चीजें पहले अवेलेबल नहीं थी, अब अवेलेबल है. इफ यू वांट यू कैन. तो ये चीजें अवेलेबल है जिसके पहले चीजें नहीं थी. तो सर्जिकली ये ठीक किया जा सकता है, नॉन सर्जिकली ये फिलर से ठीक किया जाता है. अगर आपको चाहिए इन्हांसमेंट इन ब्रेस्ट एंड बटक तो आप उसको फिलर से करा सकते हैं. हाइलुरोनिक एसिड बॉडी फिलर्स जो आपके शेपिंग को करता है. सर्जिकली भी होता है विद फैट ग्राफ्टिंग जो प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं. तो ये दोनों चीजों से अवेलेबल हैं. पेशेंट जिसमें कंफर्टेबल होता है वो कराता है, और जिसे ये नीड है या जो बहुत इसके लिए पॉजिटिव है वो लोग ज्यादा इसको पिक करते हैं. रही बात साइड इफेक्ट की, अगर फिर अगेन अगर आप एक्सपर्ट हैंड विद प्रिकॉशन मेडिकली सेफ वे में कराते हैं तो कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल नहीं है. अगर उसको अनस्टेराइल तरीके से विदाउट एनी एक्सपर्ट आप करा रहे हैं तो देयर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लिकेशंस. ओके. अब देखते हैं कि बहुत सारे जो बहुत अच्छी हाई एंड मॉडल्स होती हैं उनको स्ट्रेच मार्क्स वाली प्रॉब्लम, ये तो कॉमन है कि हर किसी के बॉडी में स्ट्रेच मार्क्स मिलेंगे, चाहे वो आपके बटक्स में मिले, चाहे वो आपके बूब्स में जरूरी मिले, क्लीवेजेस में मिले. नो इफ यू आर टेकिंग अ गुड हेल्दी मॉइस्चराइजर. सी मैं आपको बता दूं, स्किन जब स्ट्रेच होता है तो अगर उसकी जो स्किन की हेल्दीनेस है वो मेंटेन है, तो अगर स्ट्रेच भी करेंगे तो वो थिन नहीं होगी. अगर उसमें डिहाइड्रेशन है तब वो स्ट्रेच मार्क्स होगा. उन्हीं को स्ट्रेच मार्क्स ज्यादा होता है जो अपने स्किन में गुड मॉइस्चराइजर नहीं लगाते एंड अगेन ड्रास्टिकली वेट रिडक्शन करते हैं, या फिर प्रेगनेंसी में ख्याल, अगर प्रेगनेंसी में सिंपल एक मॉइस्चराइजर, अ गुड थिक सेरामाइड हाइलुरोनिक एसिड सिया बटर कंटेनिंग मॉइस्चराइजर विद विटामिन ई आप लगाते हैं और उसको कंटिन्यूस 3 to 4 टाइम्स भी लगाते हैं, आपकी स्ट्रेच मार्क्स 60-70% होगी ही नहीं. इट्स प्रिवेंटिव. इस चीज़ को मैं थोड़ा और दूसरे वे में फ्रेम करती हूँ. मान लीजिए किसी ने 20 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू की, या फिर नहीं 16 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू की. इसके पहले ना वो अपना केयर किया ना उसने कुछ किया. अब क्योंकि मान लीजिए उसको बिकनी शॉर्ट्स देने हैं, उसको शॉर्ट्स कपड़े पहनने हैं, तो कहीं ना कहीं वो मार्क्स बहुत सारी जगह पे उस टाइम हमें रिवील होता है. तब तक तो हमने सोचा नहीं था कि हम एक दिन बहुत अच्छे मॉडल बन जाएंगे. अब अचानक से हम मॉडल बन गए. क्या ऐसा कोई ट्रीटमेंट है जो लेजर के जरिए, फ्रैक्शनल CO2, MNRF, दैट रेडियो फ्रीक्वेंसी टाइटनिंग, ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट है. PRP, ग्रोथ फैक्टर्स के इंजेक्शंस, कुछ सेलुटॉक्स इंजेक्शंस आते हैं जो बूस्टर्स होते हैं. हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन कर सकते हैं हम लोग वहाँ पे. और लॉट्स ऑफ कोथेरेपी अगर हम लोग सभी को मिला देते तो रिजल्ट्स आपकी बहुत अच्छी हो जाती है. केमिकल पील्स भी अच्छा वर्क करता है. वी एक्सफोलिएट दैट अपर लेयर. तो नीचे की जो लेयर आती है वो पहले से स्ट्रेच मार्क्स उसमें कम होते हैं. कितना टाइम लगता है उनको? कि इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर्स, बिकॉज जब आप लेजर करते हो तो उसकी हीलिंग टाइम होती है 2 to 3 वीक्स. तो लेजर की जो सेकंड सेटिंग है, थर्ड सेटिंग होती है, उतने इंटरवल तो गैप चाहिए. तो लमसम में 3 to 4 months लग जाते हैं. हाइड्रा फेशियल इतना ज्यादा बूम किया है एंड एवरी स्मॉल बिग सैलून इज हैविंग हाइड्रा फेशियल. कितना सेफ है? कहाँ सही तरीके से मिल पाएगा? कहाँ कराना चाहिए? पहले ना हम लोग सैलून के ट्रीटमेंट्स लेते थे. सैलून के ट्रीटमेंट्स रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होते हैं, स्पेसिफिक कंसर्न के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, और वो थोड़ा रिलैक्सिंग होते हैं. यू फील रिलैक्स्ड, है ना. बट
अगर हम बात करें वो फेशियल को छोड़ के मेडी फेशियल के बारे में, इट्स मेडी यानी मेडिकेटेड फेशियल. Again, these are the facial, but done in clinics. So Hydra facial is a first medi facial in aesthetic. कहते हैं अगर आप एस्थेटिक क्लिनिक में जा रहे हो, स्टार्ट विथ हाइड्रा. ओके. तो उससे स्किन की टाइप पता चलती है, स्किन की सेंसिटिवनेस पता चलती है. देयर आर 3 or 4 probes. One is like hydroderma abrasion. With the suction machine, we clean your skin. नाम हाइड्रा है, मतलब वाटर. yes. So it's a water based cleaning. It's not cream based cleaning because everyone don't need clean. अगर आपके oily skin है, अगर हमने cream apply किया और cleaning किया, you have a mechanical acne, you have a cosmetic acne. Okay. So water based cleaning होती है. We give water into your skin and withdraw all the dirt, bacteria, sebum out of your skin. This is suction based. Again, with the help of that probe only, we change the serums according to skin type. अगर skin अगर dry है, we pick hyaluronic. Skin glow चाहिए, we pick retinol and vitamin C. अगर skin आपको hydration चाहिए, hyaluronic acid. Pimple है, salicylic, mandelic. बहुत सारे serums होते हैं. We change the serums and start penetrating into your pores. Okay. There is a LED light therapy. उसमें भी colors होते हैं, blue, red, but green. वो भी स्किन के टाइप और कंडीशन के अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं. Okay. Then there is a some peels. Peels is like lots of type. जैसे salicylic, glycolic, vitamin C, retinol, बहुत सारे peels होते हैं. Okay. अगर हमने right superficial mild peel किया, you get results. तो उसमें exfoliation भी होता है peels के थ्रू. Okay. So क्या होगा? Cleaning, hydration, exfoliation, penetration of serum, nourishment, and then anti-inflammatory treatment यानी कि red light. Can you imagine? This is the steps of Hydra facial. Oh, okay. My goodness. So क्या ये steps सलून्स में possible है? क्या वहाँ के थेरेपिस्ट इतने knowledgeable हैं? They know skin type, they know the products, they know sensitiveness, कहाँ पे रोकना है. For example, one hydroderma abrasion, sometimes there's a redness for one skin, there's nothing redness, there's no redness in another skin. तो क्या वो differentiate कर पाएगी? So machines hype, Hydra facial is a hype. So Hydra facial basically एक जेंटल क्लीनिंग है, हाइड्रेशन है, नरिशमेंट है और स्किन को हेल्दी बनाती है. अगर आप बहुत डरते हैं कोई ट्रीटमेंट से, एस्थेटिक ट्रीटमेंट से, तो स्टार्टिंग पॉइंट इज अ हाइड्रा फेशियल. हाइड्रा फेशियल हर एज में हो सकता है, खास बात हर स्किन टाइप में हो सकता है. इज इट वेरी एक्सपेंसिव? अगर ओरिजिनल हाइड्रा फेशियल की बात करो, या नकली भी है क्या? There's always duplicate of everything. So Hydra facial MD is a original USA FDA approved Hydra facial. How much it cost? Around 6,000 से starting होता है. अच्छा. But this is MD is not available in every clinic. Okay. Because Atomic में है ये. Yeah, Atomic में है because I always like choose my things जो USA FDA approved है. हाँ. But others भी Hydra facial होते हैं. Usually मेरी practice में मैं पेशेंट को एक्सप्लेन करती हूँ. इट्स अ क्लीनिंग. व्हेन यू क्लीन योर स्किन, हाइड्रेट योर स्किन, नरिश योर स्किन, बार बार आप इसी को करा रहे हो इन स्पाइट ऑफ दैट सलून ट्रीटमेंट्स, तो आपकी स्किन हेल्दी नहीं हो जाएगी. हाँ, ऑफ कोर्स. ओपन पोर्स कम हो जाएंगे, रिंकल्स कम हो जाएंगे, बिकॉज उसमें अल्ट्रासाउंड्स भी होते हैं, एलईडी लाइट होती है. तो हाइड्रा फेशियल ए हाइफ है, जेन्युइन हाइफ है, बट इसको ऑथेंटिक जगह आप कराते हैं तब उसके रिजल्ट्स को आप इंजॉय कर. अदरवाइज यू डोंट नो ओरिजिनल हाइड्रा फेशियल होती क्या है. इस पे मेरा एक सवाल है कि क्या हाइड्रा फेशियल की मशीन इतनी सस्ती है कि हर सैलून रख पा रहा है? एग्जाम्पल ऑफ phone can be for 2,000, can be 2 lakhs also. Okay. So what is original? You know better. Okay. अब मैं अपने प्रोफेशन पे आती हूँ. आई एम एन इवेंट प्लानर, इवेंट डिज़ाइनर. तो जब हम वेडिंग प्लान करते हैं, ऑफ कोर्स हम ब्राइड की और ग्रूम की मेकअप के लिए भी हम अपॉइंटमेंट्स लेते हैं अच्छे सैलून में, अच्छे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के साथ. अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब एक ब्राइड कभी मेकअप नहीं कराई होती है और अचानक से उसको नहीं, अपनी शादी में तो सबको बहुत सबसे बेस्ट दिखना होता है, इवन द ग्रूम. अभी तो ग्रूम मेकअप भी शुरू हो गया है, काफ़ी फैशन है इन ट्रेंड. अब ब्राइड और ग्रूम जैसा कुछ नहीं रहेगा कि ये मेकअप कराएगा और ये नहीं कराएगा. क्या ब्राइड और ग्रूम को आपके पास मतलब एस्थेटिक ट्रीटमेंट लेनी चाहिए या सैलून ट्रीटमेंट इज फाइन इनफ? इसमें अगेन मैं एस्थेटिक की तरफ जाना चाहूँगी, बिकॉज आप हर पेशेंट, हर ब्राइड और हर ग्रूम का स्किन कंसर्न अलग होता है. अच्छा, लेट मी टेल यू ऐड वन मोर थिंग. जब आप एक ब्राइड के लिए मेकअप बुक करते हैं, इट इज गोइंग टू कॉस्ट एटलीस्ट मिनिमम, अगर आप किसी
3 स्टार कैटेगरी में भी आप जाते हो तो 35,000 रुपीज व्हाट दे चार्ज। थोड़ा ऊपर जाएंगे तो लाखों रुपए भी चार्ज करते हैं। तो आप उसके हिसाब से बताइएगा कि कौन सा बेटर मैं है। देखिए, आप अगर सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हो, उनकी हाँ, शादियों को फॉलो हाँ, करते हैं, तो वो लोग ज्यादा मेकअप नहीं करते हैं। हाँ, वेरी जब मिनिमल। आजकल नो मेकअप लुक ही प्रमोट किया जा रहा है, हाँ, बिकॉज एक दिन तो आप मेकअप में रहोगे, अगले हाँ, दिन क्या करोगे। हाँ, सो ठीक है, मेकअप को तो मैं भी अवॉइड नहीं करूंगी, हम्म, एवरीवन डूइंग मेकअप, हम्म, बट मिनिमल मेकअप का हम्म, अभी ट्रेंड है। और ब्राइड भी यही चाहती है हाँ, कि मैं मिनिमल मेकअप में अच्छी दिखूं। इसके लिए आपको स्किन अच्छी करनी पड़ेगी, हाँ, आपके कंसर्न को ठीक करना पड़ेगा। हाँ, और ये सैलून ट्रीटमेंट्स नहीं हो सकते। अगर आपको एक्नी है और आप बहुत सारा फेशियल ले रहे हो, हम्म, क्या आपके एक्नी ठीक हो जाएंगे? कि आपको गड्ढे हैं और आप एक मिनी पैकेज लेके आप काम कर रहे हो, क्या ठीक हो जाएंगे? नो। आपको हेयर फॉल है एंड यू डूइंग हेयर स्पा, ठीक हो जाएंगे? सो कंसर्न समझिए। एक ब्राइड की जो पीरियड होती है, प्री ब्राइडल पीरियड, वो एक अच्छा टाइम होता है। एंड आप उसमें अगर डॉक्टर कंसल्टेशन करके अपनी प्रॉब्लम्स को बताइएगा, सो आई वांट दैट एक्नी मार्क्स टू बी रिमूव्ड, आई वांट कि मेरी स्किन थोड़ी हाइड्रेटेड दिखे, थोड़ी ग्लोइंग दिखे, एंड आई हैव अ डाइट मट बजट। ठीक है, बजट फ्रेंडली ही करो अपने, बट वही करो जो इसमें साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं और वो आपके लिए बेटर भी है और वो परमानेंट भी है। सो प्री ब्राइडल को मैं हमेशा बोलूंगी कि गेट योर कंसल्टेशन विद अ डॉक्टर वेन एवर योर marriage is fixed. Tell your concern, what you want, tell your budget, and what can be planned best for you. For example, किसी ने पूरे साल वैक्सिंग नहीं कराया, बट शादी तय हुई है, आप वो वैक्सिंग कराएंगे, दे गेट द हेयर वैक्स। क्या आपको पता है कि उससे आपको एलर्जी भी हो सकती है? और क्या वो शादी के समय ठीक हो सकती है? ऐसे लॉट्स ऑफ केसेस देखे हैं मैंने। लोगों ने इसको बिगाड़ के फिर डॉक्टर के पास पेशेंट आता है। इट्स बेटर कि आप प्री ब्राइडल, आपकी एक वैल्यू है, आपका वो सबसे बेहतरीन दिन है लाइफ का, तो इट्स बेटर टू कंसल्ट अ डॉक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं जो बोलना चाहूंगी, स्टार्ट ड्रिंकिंग 4 to 5 लीटर ऑफ वाटर। स्टार्ट स्किन केयर रूटीन इन द नाइट, बिकॉज नाइट इज अ टाइम जब आप की स्किन बहुत रिलैक्स होती है, हार्मोन लेवल डाउन होते हैं, सब कुछ मिनिमम लेवल पे होता है, एंड योर लाइट इज ऑफ, तो डैमेजेस भी नहीं होते हैं, डस्ट नहीं होता है, एंड 8 आवर्स ऑफ स्किन पे प्रोडक्ट्स रहते हैं, वो हीलिंग फेज होता है। सो ब्राइड्स के लिए डू स्टार्ट नाइट केयर रूटीन, गेट सम सप्लीमेंट्स लाइक एंटीऑक्सीडेंट, some vitamin C, some glutathione, some selenium if you want. Third, start enjoying your life because it's the best part of your life. ओके, तो अब थोड़ा सा प्राइस पे बात करते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि बजट बता दो, तो मैं बजट के बारे में मैं इसलिए हमेशा बात करती हूँ कि मैं एस्थेटिक फॉर ऑल सोचती हूँ। राइट, एस्थेटिक इज अ लग्जरी, इज अ कॉस्टली ट्रीटमेंट अगर आप क्वालिटी की बात करते हैं, बट ये नॉर्मल लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बट नॉर्मल लोग को पता रहे कि देयर इज आल्सो अ बजट फ्रेंडली स्किन केयर, गुड स्किन केयर प्रोडक्ट्स। देयर लॉट्स ऑफ हाइलोनिक एसिड 200 रुपए के भी होते हैं, 30,000 के भी होते हैं। वी कैन पिक द आवर रेंज, बट वी आर स्टार्टिंग ना, डूइंग समथिंग इज बेटर देन डूइंग नथिंग। राइट, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि बजट के बारे में इसलिए टॉक करना है क्योंकि कुछ लोग डर से ही इसको नहीं कराते हैं। नो, इट्स वेरी कॉस्टली, आई कांट अफोर्ड। यस, एब्सोल्युटली, इवन इन माय माइंड जब भी हम एस्थेटिक के बारे में मैं सोचूंगी तो आई ऑलवेज फील के यार बोटॉक्स सस्ता थोड़ा ना होता है, या फिर फिलर। सो व्हाई टू थिंक अबाउट बोटॉक्स एंड फिलर? व्हाई टू डोंट टू थिंक अबाउट द स्किन केयर रूटीन? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एस्थेटिक, आई थिंक द होल इंडिया थिंक लाइक नो, aesthetics not like injectable. I always counsel कि प्रीमेच्योरली अपने स्किन को पहले ही ठीक कर लो कि इसकी नीड ना हो। लेकिन किसी ने किया ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल 40 years कुछ नहीं किया, अब सी इज कमिंग विद रिंकल्स, दे वांट टू गेट रिड ऑफ रिंकल्स ना, तो उनके लिए बोटॉक्स है। बट यंगस्टर, फॉर एग्जाम्पल, यू आर माय पेशेंट्स, तो आई विल टेल यू गो विद स्किन केयर बिकॉज यू whenever you're talking there's some lines, so you can prevent that lines if you want. So aesthetic is a starting of skin care, knowing your skin type. For example, मैं एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ जो पेशेंट को बताती है यूजुअली। पिंपल स्ट्रेस के कारण होता, बोलते हैं इवेंट के पहले पिंपल हो जाता है बिकॉज यू हैव स्ट्रेस्ड। ओ गॉड, ये तो सबके साथ होता है। मेरे को अगर आज शादी में जाना है ना, तो आज ही के दिन मेरे सर पे बड़ा पिंपल दिखेगा, बिकॉज आप बहुत सारी चीजें थिंक कर रहे होते हैं कि मुझे क्या पहनना है, मुझे कैसे जाना है। तो इसका एक वो है, देखिए, कीप हाइड्रेटेड,
आज रात में स्किन केयर करिए, है ना, स्ट्रेस फ्री योगा करके सोइए आप अगले दिन नहीं होगा स्ट्रेस नहीं। अगर आप स्ट्रेस्ड है तो पिंपल, आपके अंबानी की शादी में भी आपने देखा होगा राधिका को भी पिंपल था। हाँ, जब राधिका मैडम अपनी पिंपल को ठीक नहीं कर पाई शादी के दिन, तो वट एवर द नॉर्मल पिंपल, तो पिंपल कैन बी एनीवेयर एनी टाइम। वट यू नो, एंटी एक्नी जेल containing nicotinamide salicylic you have to in your bag because your oil एक्ने प्रोन स्किन। अगर आप राइट टाइम पे उसको लगा लेते हो, स्पॉट ट्रीटमेंट, अब देखो पैच बहुत ट्रेंड करता है, सैलिसिलिक के पैच लगा लो, एक्ने की पैच लगा लो, दैट इज सैलिसिलिक एसिड। तो आप ट्यूब में डॉक्टर से लिखवा सकते हो, और अगर आप राइट टाइम पे लगाओगे तो वो इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, वो एक्ने नीचे की तरफ नहीं जाएगी, पिगमेंटेशन नहीं, वो स्कारिंग नहीं होगा। तो दिस इज द थिंग्स जो लोगों को जानना चाहिए, और मैं हमेशा बताती भी हूँ कि नो योर थिंग्स। जैसे मैं भी ऑयली स्किन हूँ, पिंपल प्रोन हूँ, तो मेरे बैग में वो पंप रहता है। अच्छा, ओके। Whenever I get pimple, I apply that product and I have a मतलब acne suppressed. Like you said, let me encounter this with one thing. हर घर में एक चीज बड़ा अभी फेमस हुआ है कि अगर पिंपल आए तो टूथपेस्ट लगा लो, इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड, मतलब जल्दी ठीक हो जाएगा। ये सब मिथ है, आप इनफेक्ट हाइपर पिगमेंटेशन से ग्रसित हो सकते हैं। So don't do this type of hacks. कोई एक ऐसा स्किन बेनिफिट, आप कोई क्रीम बता दे या फिर कोई ऐसी चीज बता दे जो जेनरिक हो, जो अगर कोई भी इस्तेमाल करता है तो उसको हाइलुरोनिक एसिड, इट इज सूटेड फॉर एवरीवन। हाँ, वो आजकल जैसे हर क्रीम में आने लगा है, इंक्लूड हाइलुरोनिक एसिड। द फ्यूचर ऑफ एस्थेटिक is hyaluronic. It's hydration. Okay. Hyaluronic acid is giving the hydration to skin. They will build your skin building, जैसे that is the base is created by the hyaluronic acid. Okay. वो स्किन में नमी देते हैं, wrinkles कम करते हैं, open pores कम करते हैं। स्किन अगर हेल्दी होती है तो आपकी एक्ने भी कम होती है। सिगरेट एंड ड्रिंकिंग, अगर वो बियर पी रहे हैं या फिर शराब पी रहे हैं या फिर सिगरेट पी रहे हैं, एक दोनों कॉम्बिनेशन करके पी रहे हैं, ये स्किन के लिए कितना डेंजरस है? डेंजरस। स्मोकिंग का सबसे बैड इफेक्ट आपके रिंकल्स और हेयर पे आते हैं। अच्छा, ओके। हेयर लॉस तो एग्रेवेटेड है, बिकॉज इसमें जो CO मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल बनती है, वो ब्लड वेसल को श्रिंक कर देती है। अच्छा। तो ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, एंड योर हेयर विल, जो फॉलिकल्स उसके मिनिएचराइज, मतलब छोटे होने लगते हैं, वो गिरने लगते हैं। लिप्स में ब्लड वेसल्स कम होती है, तो स्मोकर स्लिप्स हो जाते हैं, जैसे उसमें क्रैकिंग्स आती है, और पिगमेंटेशन, बिकॉज हाइड्रेशन नहीं जा रहा है, बिकॉज अगेन आपके फेस की ब्लड वेसल्स श्रिंक हुए, उनको आपके फेस के ब्लड वेसल श्रिंक हुए, तो उनको ब्लड फ्लो नहीं जा रही है, उनकी जो न्यूट्रिशन नहीं मिलता, उनको रिंकल्स हो गए, तो आपकी एक्सेलरेटेड एजिंग हो जाएगी। ओके। क्या इसका मतलब ये मानो कि स्किन भी हमारी जो झाइयाँ पड़ती है या फिर थोड़ा सा डार्क होने लगता है, वो सिगरेट की वजह से, या फिर ऑब्वियसली कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है स्मोकिंग। इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट करने के पहले 2 से 3 महीने पहले स्मोकिंग को बंद कराया जाता है, बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेस हो। अब सारी फीमेल ऑडियंस के लिए आप ये बताइए कि किस टाइप की लिपस्टिक अच्छी होती है? ग्लॉसी, क्रीमी? मैं हमेशा बोलूंगी हैक कि अप्लाई अ लिप बाम फर्स्ट ऑन योर lips. In the night na apply hyaluronic acid on your whole lips, a moisturizer, a lip balm. या फिर hyaluronic acid, lip balm and lock it with moisturizer. तो आपकी 8 hours तक लिप पे हाइड्रेशन हो गया। Then morning में apply a lip balm और लिप ग्लॉस वाले जो लिपस्टिक होते हैं, वो ज्यादा अच्छे होते हैं। अब it's not the long lasting 12 hours. Yes, exactly. I was going to say this कि आजकल के बहुत बड़े ब्रांड्स भी आप चले जाइए, ऑल्दो मैक ऐसा नहीं करता है, मैक के आज भी लिपस्टिक आप लेते हो, इतने महंगे लिपस्टिक होते हैं, लेकिन फिर भी वो निकलने वाले होते हैं। आज आप देखोगे कि सारे किस प्रूफ आ रहे हैं, 24 आवर स्टे आ रहा है, 12 आवर स्टे जैसे आपने कहा, मैट फिनिश आ रहा है, ये सही है या फिर? डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट्स। इसमें ब्रांड वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऑब्वियसली ब्रांड को ट्रस्ट किया जाता है। लेकिन मैं लॉन्ग लास्टिंग स्टिकी लिपस्टिक को अवॉइड करने बोलूंगी, जो हाइपर पिगमेंटेशन से सफर कर रहे हैं। ओके। अब जैसे कि आपने कहा कि हर ट्रीटमेंट में आपने कहा कि सिटअप्स तो लगेंगे ही, कि जैसे कोई आपके पास एक छोटी सी प्रॉब्लम भी लेकर आता है। अब मैं ये जानना चाहूँगी, लेट्स चेंज द टॉपिक, हम ये टॉपिक पे बात करते हैं कि जो मेल आते हैं आपके यहाँ, वो क्या परेशानियाँ लेकर आते होंगे? ज़्यादातर वो टैनिंग लेके आते हैं, और मेजरली हेयर फॉल। अच्छा, ओके। वो चाहे 12 साल हेयर फॉल लड़कों में?
12 साल के बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, 12 से 18 साल के बच्चे हेयर फॉल्स को लेके ज़्यादा आ रहे हैं बिकॉज़ ऑफ डैंड्रफ, बिकॉज़ ऑफ मतलब हाइजीन मैं कह सकती हूँ, ओके। क्योंकि वो इतने ज़्यादा मोबाइल और लैपटॉप और स्कूल वर्क्स में बिज़ी है ना कि दे डोंट केयर द हेयर। अच्छा, तो हाँ। उससे क्या होती है कि उनकी डैंड्रफ वाली चीज़ें बढ़ती, जब तक वो हेयर फॉल में कन्वर्ट नहीं होता है ना, तब तक वो अवेयर नहीं होते। ओके। सो डैंड्रफ से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है एंड दे विल डिस्ट्रॉय द रूट्स एंड पैची हेयर लॉस हो जाएंगे। तो डैंड्रफ एक कारण है। सेकंड, गट, दे जंक फूड। अब जानते हो कि यंगस्टर क्या उनको चीज बर्गर ही चाहिए। मोमोज। मोमोज नहीं, उनको बर्गर और पिज्जा चाहिए शायद Yes. कर। मोमोज तो मुझे लगता है फीमेल्स ज्यादा पसंद करती है। सो इनके कारण उनकी गट की माइक्रोबायोटा है वो डिस्टर्ब हो रही है एंड देयर इज अ लॉट्स ऑफ गुड बैक्टीरिया इन द लाइक बायोम बाउल, हाँ। जो हमारे विटामिन को एब्जॉर्ब करते हैं। विटामिन डी, B12 बहुत डिफिशियंट है बिकॉज यू नॉट गेटिंग एक्सपोज टू द सन एंड देयर लॉट्स ऑफ डाइट ऑल्सो। ये सारे कारण प्लस स्ट्रेस लेवल, तो इससे हेयर फॉल बहुत बढ़ रहा है। जैसे कि आपने कहा कि जब आपके पास लड़के आते हैं वो टैनिंग के लिए आते हैं और आपका कहना है कि उन बाल झड़ने, मुझे लगता है लड़कियों की सबसे ज़्यादा बाल झड़ते हैं, हर जगह उनके बाल मिलते हैं। नहीं, मेल पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं हेयर फॉल के लिए, फीमेल्स भी आते हैं बिकॉज एनीमिया इज अ मोस्ट कॉमन कॉज फॉर द फीमेल एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल लाइक फीमेल्स आर द एनेमिक। ओके। तो मेल का ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैंने देखा है टैनिंग एंड ओपन पोर्स, एक्ने। ओके। एंड सेकंड कैटेगरी आती है मेरे अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट कैटेगरी आती है हेयर फॉल की। अच्छा। अगर 10 पेशेंट मैंने देखे मेल तो 8 और 9 हेयर के होते हैं। 8 और 9, 10 में से 9 लोग हेयर फॉल के लिए आ रहे हैं, मतलब दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम। क्या नेचुरली बालों को सही किया जा सकता है, नेचुरली बालों को वापस लाया जा सकता है? कैसे बालों को? जो बाल जा चुके हाँ, हैं, जो बाल जा चुके हैं, जैसे मान लीजिए, अच्छा सबसे पहले बाल कहाँ से जाना शुरू होता है? आई थिंक हियर फ्रॉम द डिपेंड फॉरहेड ऑन एरिया। द मेल फीमेल। मेल के टेम्पोरल फ्रंटल से हाँ। टेम्पोरो फ्रंटल जाते हैं। ओके। फीमेल के जनरलाइज हेयर लॉस होते हैं, जैसे होता है फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। हम्म। मेल के होते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेसिया, दैट इज फ्रंटल थिनिंग एंड द टेम्पोरल वाइडनिंग ऑफ दैट लाइंस ओके। एंड होल द फ्रंट दैट फ्रंटल एरिया के बाल चले जाएंगे। तो ये दोनों की टाइप अलग होती है, उसकी अकॉर्डिंग ग्रेडिंग होती है। फीमेल की जनरली पार्टीशन एलोपेसिया होती है, जहाँ पार्टीशन कर रहे हो वहां पे वाइडनिंग हो जाएगी। हाँ, हाँ। तो उसकी भी ग्रेडिंग होती है, दोनों के डिफरेंट पैटर्न। क्या नेचुरल तरीके से बाल वापस लाए जा सकते हैं? अगेन हेयर फॉल एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। ओके। अगर आपकी थायराइड और डायबिटीज या इन्फेक्शन या फिर कुछ और प्रॉब्लम के कारण हेयर फॉल हो रही है तो नेचुरली उसको कैसे आप ला सकते हैं? यू हैव टू ट्रीट द कॉज। अगर आपके बाल में इन्फेक्शन है और यू अप्लाइंग हेयर नेचुरल, तो आप फंगल इन्फेक्शन को और प्रमोट कर रहे हो। तो कारण अलग अलग होते हैं एंड यू हैव टू ट्रीट एज अ 360 रूट कॉज, current local infection, some deficiency and then treatment needed। कोई ऐसा तेल नहीं है अभी भी अच्छा, जो बाल को रीग्रो कर देता है। अभी एक तेल बहुत मशहूर है, आदिवासी तेल। हाँ, वो कितना सही है, बहुत सेलिब्रिटीज को उन्होंने पक्का प्रमोशन के लिए तो यूज See, किया there are है। lots of आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स ना जो आपके हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करते हैं, नरिश करते हैं। ऑयल एक नेचुरल मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है। दैट्स वाई पहले हम लोग चम्पी करते थे। हाँ। चम्पी का कॉन्सेप्ट था कि मसाजिंग हेयर विद अ कोकोनट ऑयल वट एवर यू हैव विद योर फिंगर या एटलीस्ट फॉर 45 मिनट्स 1 आवर। हाँ। तो उस मसाज से आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज होती थी और उस ब्लड सर्कुलेशन से आपको न्यूट्रिएंट्स आपके बाल में आते थे। सिर्फ तेल लगा रहे हैं और सोच रहे हैं कि बाल आपकी ग्रो करे। अब वो कॉन्सेप्ट डर्मा रोलर पे चला गया है। चम्पी करने का किसी का कितने बार आपने चम्पी करा रखा है? कौन चम्पी करता है? टाइम ही होता है। सो वो जो ऑयल होता है वो एक मॉइस्चर लॉक करता है आपके हेयर में और आपके हेयर थोड़े सिल्की शाइनी हो जाते हैं। उस ऑयल में अगर कोई ऐसा कंपोनेंट हमने डाला है जो हेयर को बूस्ट कर रहा है तो वो बेनिफिटेड है, बट टू द सर्टेन लिमिट्स। क्या शैम्पू डेली करना चाहिए या फिर डेली बाल धोने से? डिपेंड अपॉन द स्कैल्प टाइप। अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है, ऑयल प्रोड्यूस करती है, तो आपको डेली करनी चाहिए क्योंकि आपके स्कैल्प ऑयली हो जाए, फॉलिकुलाइटिस हो जाएगा, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो करना तो डेली चाहिए पर हो नहीं पाता है तो अकॉर्डिंग टू, अगर ड्राई स्कैल्प है, ऑयल नहीं होता तो आप अल्टरनेट डे भी कर सकते हैं, सप्ताह में 2 दिन भी कर सकते हैं। तो ये अगेन टाइप ऑफ स्कैल्प पे होता है। ओके, मतलब बाल
रेगुलरली धुलने से वॉश करना था, कोई हार्म नहीं है। कोई हार्म नहीं है। मतलब शैम्पू का पर्पस तो सिर्फ क्लीनिंग है कि क्या? लेकिन शैम्पू में डिटर्जेंट का अमाउंट कम होना चाहिए। सी हम्म, आप नेचुरली एक तरफ कह रहे हैं ऑयल लगाइए, मॉइस्चर दीजिए, हाँ और दूसरी तरफ डिटर्जेंट से मॉइस्चर को वॉश कर रहे हैं, हाँ, तो फिर अगर आप लैंड करेंगे फिजी हेयर पे, हम्म, तो प्रोस्पेक्टिव जो आपकी शैम्पू होनी हाँ, चाहिए वो माइल्ड होनी चाहिए, ओके, दैट नॉट शुड बी हार्श, जो लेदर फॉर्म करती है वैसी नहीं होनी हम्म। चाहिए। दिस इज रिवर्स कंडीशनिंग ऑल्सो। अप्लाई अ कंडीशनर, लीव इट, वॉश इट, अप्लाई अ जेंटल शैम्पू, diluted shampoo on the scalp, wash it, and again conditioner. ओके। It's a reverse conditioning to lock that moisturizer on your shaft. जैसे बालों में ना लोग मेहंदी बहुत इस्तेमाल करते हैं, हेयर कलर से इस्तेमाल करते हैं, वो कितना सेफ है? मेहंदी ज्यादा सेफ है, हेयर कलर ज्यादा सेफ है? ये भी एक जनरलाइज टर्म्स नहीं हो सकता, हाँ। क्योंकि मैंने मेहंदी से भी रिएक्शन देखा है और मैंने कलर से भी रिएक्शन देखा है। ओह, ओके, तो देयर लॉट्स ऑफ एटोपिक पेशेंट जिसको मेहंदी से पिगमेंटेशन हुआ, ये पूरी पिगमेंटेशन नेक एंड फेस, देयर लॉट्स ऑफ पेशेंट जिसके पूरी ये चेहरा ब्लैक कलर का, नेक ब्लैक, बैक ब्लैक, ओह, बिकॉज ऑफ कलर। तो कौन सा मॉलिक्यूल किस पर्सन पे एलर्जिक है ये कहना मुश्किल है, बट ऑलवेज द मेहंदी इज अ नेचुरल थिंग, तो मोस्टली ये सेफ होता है। कलर में भी आपको अमोनिया फ्री कलर हाँ, चूज करना पड़ता है, लेकिन हमेशा मैं बोलती हूँ ऑलवेज अगर आपको पिगमेंटेशन हो रहे हैं चेहरे पे, बैक पे इचिंग हो रही है, कान के पीछे में रेडनेस हो रही है, तो डॉक्टर कंसल्टेशन की और चेंज करने की कोशिश करें। देयर लॉट्स ऑफ कलर अवेलेबल जो नेचुरली होते हैं बट लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, बट इट्स सेफ फॉर यू, क्योंकि वो पिगमेंटेशन जाते नहीं है। यू हैव टू अवॉइड दैट कलर आल्सो। ओके, अब थोड़े ट्रीटमेंट पे बातें करते हैं। एस्थेटिक ट्रीटमेंट हमें, जैसे बालों, अभी बाल जा रहे हैं, जब बाल ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, हम एक सुंदरता फील करते हैं कहीं ना कहीं। अगर मान लीजिए किसी लड़के का बाल धीरे धीरे जा रहा है, क्या ट्रीटमेंट हम उन्हें दे समय पे, और किस समय दे कि वो वापस से ठीक फील करें, अच्छा फील करें? मैं हमें उस पर ढूंढना रखता है कॉज क्या है हेयर फॉल का। क्या वो कभी कभी सिंपल विटामिन डी डिफिशियंसी से बहुत हेयर फॉल होते हैं, अच्छा, जिंक से होते हैं, या कभी कभी बॉडी में इन्फेक्शन होते हैं उसके कारण हेयर फॉल होते हैं, कभी बाल में ही इन्फेक्शन होते हैं। तो रूट कॉज को कैच करना, सेकेंड कुछ सप्लीमेंट्स रूट कॉज के अकॉर्डिंग देना, स्काल्प में डेंड्रफ ना होने देना, कुछ सीरम जो हेयर रीग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं उससे लगाना इंस्टेड ऑफ दैट ऑयल अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है। एंड देयर लॉट्स ऑफ सेफ ट्रीटमेंट प्रेजेंट इन द साइंस, दैट इज पीआरपी। तो पीआरपी आपके ही ब्लड से होती है। वी विथड्रॉ द ब्लड, उसकी ग्रोथ फैक्टर्स निकाली जाती हैं एंड विथ स्टेराइल मैनर आपके रूट्स में इंजेक्ट कर दी जाती है। अगर आप इंजेक्टेबल से फियरफुल है तो उसे आप पेनिट्रेट भी करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डर्मा रोलर और माइक्रोनेडलिंग। ओके, देयर उससे भी एडवांस है, देयर लॉट्स ऑफ एमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड्स अवेलेबल जो हेयर की कंपोजिशन के होते हैं, दे विल बिल्ड द हेयर। उसके भी इंजेक्शंस आते हैं, उसकी भी मेजर थेरेपी होती है। देयर लो लेजर लाइट थेरेपी जो आपके हेयर को स्टिमुलेट करते हैं। ओके, एक्सो जो मैंने पहले बताया, दैट इज डिराइव फ्रॉम द अदर ह्यूमन बॉडी। अगर हम उसे यूज करते हैं, देयर आर प्लांट डिराइव्ड एक्सोजम आल्सो जिसे आप यूज कर सकते हैं। तो साइंस में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हो गए हैं बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसेस क्या है? 3-4 मेथड से होती है। पहले होती थी स्ट्रिप, FUT, अच्छा, यानी फॉलिकल यूनिट ट्रांसफर। वहां पे एक स्ट्रिप ली जाती थी हेयर की, वहां से फॉलिकल्स को निकाल के रूट्स में लगा। अभी ये विड्रॉ हो गया क्योंकि स्कार बनता है। ओके, आप स्ट्रिप करते हो तो क्या स्कार दिखता है, तो पता चलता है कि हेयर ट्रांसप्लांट में करा रखा है। नाउअडेज द मॉडलिटीज आर एडवांस्ड, इट्स अ FUE and DHI, यानी कि फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन। मैं इस पे बात करूंगी। तो इसमें क्या होता है कि पहला जो आपकी हेयर की सेविंग की जाती है, एन एरिया मार्क किया जाता है जहां से आपको डोनर मतलब वहां से डिट्राइव करना है। ओके, तो वहां से फॉलिकल्स को, हेल्दी फॉलिकल्स को उसी के डायरेक्शन में निकाला जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रांजेक्शन ना हो। अगर हम सही, जैसे फॉर एग्जांपल हेयर इस लाइन में है और हमने निकाला ऐसे, अच्छा, तो ये तो कट हो जाएगा ना, उसको कहते हैं ट्रांसेक्शन। तो फॉलिकल का निकालने का तरीका भी बहुत सही से होना चाहिए, जो सही तरीके से वायबल ग्राफ्ट निकले। तो ये एक्सट्रैक्शन हुआ। देन होती है मार्किंग, जहां हमें लगानी है। उसमें स्लिट मेकिंग होती है, जहां हम स्लिट बनाते हैं कि इसमें हम ट्रांसप्लांट करेंगे। तो दिस इज अ सेकेंड प्रोसेस। मार्किंग के बाद में स्लिटिंग हुई एंड देन दैट ट्रांसप्लांट, तो हम उसमें ग्राफ्ट को
लगा देते हैं. दिस इज अ होल Okay. प्रोसेस. सो कहते हैं FUE. इसमें स्कार नहीं बनते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, हम्म. बिकॉज दिस आर द DHT रेसिस्टेंट. यहाँ के हम्म. बाल कभी नहीं जाते हैं. अच्छा. ओके. कितने टाइम का प्रोसेस होता है ये हेयर ट्रांसप्लांट? डिपेंड ऑन द ग्राफ्ट, कितने ग्राफ्ट लगा रहे हैं. अगर ग्राफ्ट आप 600 लगा रहे हैं तो इट्स 3 आवर्स. अगर आप 5000 लगा रहे हैं इट्स 10 आवर्स. ओके. एंड दूसरा होता है DHI. इट्स नॉट कि हमने बाल को निकाल के रखा, हम्म. डायरेक्ट बाल निकाला और हम्म. डायरेक्ट लगा दिया. डायरेक्ट बाल निकाला, डायरेक्ट लगा लगा दिया, दिया. बीच में नहीं रखा. हम्म. इसको कहते हैं डायरेक्ट हेयर इम्प्लांट. ओके. एंड विच वन इज बेटर अकॉर्डिंग टू यू? Both is like upper grade. FUE is clubbed with DHI. Some people do only DHI. ओके. Some people do only FUE. But both are better. ओके. प्राइस का अगर कुछ बता Depend पाए? on the graft. Again, हाँ, थोड़ा सा प्राइस रेंज मतलब स्टैंडर्ड ऐसे कि इतना तो खर्चा होता depend ही on the है. clinic. Some people charge 20. लेट्स टेक एटॉमिक क्लीनिंग ओनली अभी. We Atomic Clinic, as our doctors charge 20 to 25. So if पर the सिटिंग या फिर no, it's a whole graft. अच्छा. Graft. 20 rupees per graft. ओके. ओके. So if you're planning 5000 plus graft, हाँ. according ओके. to that, because it's a time taking procedure. ओके. आप थोड़ा सा मुझे आइडिया दीजिए, जैसे कोई भी पर्सन एक तो हेयर लॉस से सफ़र कर रहा है, वो वही बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है. जब हेयर ट्रांसप्लांट के लिए वो रेडी हो, वो कब उसको हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए और क्या प्राइस रेंज आएगा जो वो तैयार हो कि भाई इतने पैसे रख लो, फिर एक डॉक्टर से कंसल्ट करो, ताकि ऐसा ना हो कि बीच में तुम्हें ट्रीटमेंट रोकनी पड़ जाए या फिर तुम्हें लोन लेना पड़ जाए. So again ये डिपेंड करता है कि एज क्या है पेशेंट का. अच्छा. अगर आप 12 ईयर एज को बोल रहे हैं ट्रांसप्लांट के लिए, इट्स अ वेरी डिजास्टर. सो एज क्या है, कारण क्या है हेयर फॉल. अगर हेयर फॉल डैंड्रफ के कारण हो रहा है तो हम ट्रांसप्लांट के बारे में क्यों सोचेंगे. हेयर फॉल विटामिन की डिफिशिएंसी के कारण हो रहा है तो हम ट्रांसप्लांट के बारे में क्यों सोचेंगे. अगर ये एंड्रोजेनिक है, हार्मोनल है, जेनेटिक है, सो आपके बाल तो जाएंगे ही जाएंगे, बिकॉज ये हार्मोन के कारण हो रहा है. वहां पे ट्रांसप्लांट का एक्शन आता है, बिकॉज द बैक हेयर, द ऑसिपिटल हेयर, DHT पे मतलब हार्मोन्स पे काम नहीं करता. दे आर DHT रेसिस्टेंट. तो वो जब आप ट्रांसप्लांट करते हो तो वो बाल सरवाइव करते हैं. तो अच्छा. ट्रांसप्लांट उस केस में आता है जेनेटिक कंपोनेंट में या एंड्रोजेनिक एलोपेसिया में, जो हार्मोन से रिलेटेड होते हैं. अब आती है ट्रांसप्लांट की सर्वाइवल और उसके ग्राफ्ट. डिपेंडिंग कि कौन सी ग्रेड है आपकी बाल्डनेस का, उतना ग्राफ्ट की प्लानिंग की जाती है, वेदर इट इज 2000, 3, 4, 5000. ओके. And then a successful transplant depends on the correction of your internal problem also. Some blockers of like hormone, ओके. and then regrowth by some PRPs, post transplant PRP, ओके. and post hair care transplant, जो पोस्ट हेयर केयर करना है आफ्टर ट्रांसप्लांट. तो ये सारे सिनेरियो मिलने के बाद में ट्रांसप्लांट सक्सेस होता है. जनरली ट्रांसप्लांट जो हमारी टीम है, हम वी हैव अ टीम ऑफ प्लास्टिक सर्जन, डोमेट, एनास्थेटिक, ऑल. सो वी रिकमेंड एट द एज ऑफ 30. मैम एक और ट्रीटमेंट है जिसमें ना जो क्या बोलते हैं वॉर्म्स को यूज Leech करते हैं. therapy. लीच थेरेपी. व्हाट इज And दैट? that snail nail therapy. हाँ प्लीज बताइए ना. So, ये मेरे ख्याल से सोशल मीडिया हाइप है, अच्छा. समथिंग न्यू, Okay. समथिंग यू वांट टू इज क्रिएट. इट वर्किंग? No, it's a disaster. उफ. It's better to get a serum, moisturizer and sunscreen. Don't experiment with the नहीं, for like the hair animals. therapy, for the hair therapy also no, it is no, used. I'm not recommended. कि वो generally ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा तो उससे बाल आना शुरू हो जाएगा. The chance of infection also. हाँ. So why to get ना that things जो complicated है, उससे better options आपके safe available हैं. एक सीरम भी आपकी ब्लड सर्कुलेशन, मिनॉक्सिडिल आप टैबलेट सीरम में अवेलेबल है, आपके ब्लड सर्कुलेशन तेज कर देगी. ओके. सो मैं रिकमेंड नहीं करती. क्या हेयर ट्रांसप्लांट का कोई साइड इफेक्ट है? यस, ट्रांसप्लांट कभी कभी सक्सेस नहीं होता है. अच्छा. Yeah. ओके. सेकंड ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाती है, सर्वाइवल आपकी 50-60% होती है कभी कभी. सेकंड थोड़ी स्वेलिंग होती है. अदरवाइज कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर मेडिकली हैंड में एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग की जा रही है विद अ फुल मेडिकल चेकअप एंड पोस्ट प्रोसीजर केयर. देयर इज नो हार्म फॉर हेयर ट्रांसप्लांट. इट्स अ डे केयर प्रोसीजर. आप बिल्कुल अवेक रहते हैं, यू हैव अ डिनर, यू हैव अ लंच, यू आर टॉकिंग, यू आर लिसनिंग म्यूजिक. ओके. पेनलेस प्रोसीजर. ओके. ओके. अब फीमेल वाले सेक्शन पे आते हैं कि जब फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट या फिर हेयर को सर्विसेज लेती हैं तो क्या उनका सक्सेस रेट ज्यादा है मेल से? नॉट. सो फीमेल्स ना बाल नहीं होना चाहती हैं, हाँ ऑफ कोर्स. तो उनमें लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है
क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट का पहला स्टेप होता है सेव द हेयर, हम्म और फीमेल ऐसा करना नहीं चाहती है, हम्म तो उनकी टेक्निक थोड़ी डिफरेंट होती है. वी हार्वेस्ट एज ए लॉन्ग हेयर ओके. एंड लाइक इम्प्लांट. सो लाइक न्यू ब्राइड आई आपके पास, उन्होंने कहा मैम मेरा पेट बहुत निकल गया है और मेरी शादी अगले 2 महीने के बाद है, क्या उनका वो फैट हटाया जा सकता है? या ऑब्वियसली, बट अगर वो डाइट ज्यादा लेते जा रही है और कोल स्कल्प करा रही है, हाँ. इज इट पॉसिबल? नो. हाँ ऑफ कोर्स डाइट एंड एक्सरसाइज के साथ में आप स्टबर्न फैट को विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड, आरएफ और क्रायोलैपिलिसिस एंड कोल्ड फ्लूइड से हटा सकते हैं, अच्छा. बट विद द हेल्प ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज. थोड़ा मुझे इसके एक्सपेंसेस का भी आइडिया दीजिएगा जो इट्स ऑडियंस. एक्सपेंसिव. हाँ. अगर आप अच्छे क्वालिटी के मशीन से कराए, दैट इज एफडीए अप्रूव्ड. अच्छा. द लॉट्स ऑफ मशीन, चाइनीज मशीन अवेलेबल इन द लाइक मार्केट. हाँ. तो वो आपको रेट्स को वेरी देखेगा. सी मैंने बताया हाइड्रा फेशियल एमडी इज 7 to 8,000. हाँ, और जनरली सैलून्स में इट्स 1,000. 1500, हाँ 2000, एंड आई वाज लाइक अगर ये इतना अच्छा है तो व्हाई इतना सस्ता है? क्योंकि लोगों को ना ओरिजिनल हाइड्रा फेशियल के बारे में पता ही नहीं है. दे नो हाइड्रा फेशियल. सेम कोल स्कल्टिंग की ओरिजिनल एफडी अप्रूव्ड मशीन भी आती है एंड उसकी चाइनीज वर्जन्स भी आती हैं, यानी कि लोअर कैटेगरी की, जो रिजल्ट्स नहीं देती है. उनकी मार्केट में प्राइस आपको लोअर दिखेगी, बट द ओरिजिनल कुल स्कल सेशंस के 10,000 के ऊपर सेशंस होते हैं. ओके. जैसे इतने सारे आपने ट्रीटमेंट्स बताए, देयर इज वन मोर थिंग व्हिच आई हैव सीन, जो अबव 35 या फिर 40 के एज की वुमेन्स होती हैं, वजाइनल टाइटनिंग सर्विसेज भी लेती हैं. सो क्या ये सर्विसेज आपके यहाँ लाइक स्पेशली बिकॉज वी आर इन वाराणसी, क्या ये सर्विसेज ली जाती है? इट्स ओके. मतलब ये सेम वाली बात नहीं है हमारे नहीं शेम नहीं है, मतलब ये बड़ा थोड़ा सा ऐसा है ना कंजर्वेटिव वाली बात. ये पूछने में और सुनने में हाँ. सही नहीं लगता है, बट इसके पेशेंट्स बहुत हैं. अच्छा. एंड दे कंसल्ट द डॉक्टर. इसमें कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट हम लोग ज्यादा उनको आगे करते हैं, क्योंकि ये एक फीमेल पार्ट है जहाँ पे सेंसिटिव ऑर्गन्स रहते हैं. राइट. तो हम जो हमारी जो एटॉमिक की टीम है, हाँ. बिकॉज वी वर्क एज अ ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक एंड लाइक एक्सपर्टीज. सो इसमें एक्सपर्टीज गायनेकोलॉजिस्ट होती है, जो अगर हमें बात करें प्राइवेट पार्ट वेजाइनल टाइटनिंग के बारे में, सो वी हैव अ कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट. और यस, ये नॉन सर्जिकली विद द हेल्प ऑफ फिलर से टाइटनिंग होती है, पीआरपी से टाइटनिंग होती है. डू यू नो देयर इज अ पी स्पॉट फॉर ऑर्गाज्म. पी स्पॉट कहते हैं. इंजेक्ट दैट the GFC PRP on that spot, you have an orgasm, like you have a sexual life better. Okay. Then there's a CO2 life savior for many women. It's already like trending in outside India, but in the India these are like these things are like running, but the communication is like not happening. Absolutely. Yeah, मतलब ये it's up to the patient and doctor. फर्स्ट टाइम यूर टॉकिंग इन वाराणसी, ये भी पॉसिबिलिटीज है. यस, इसमें फ्रैक्शनल CO2 की वजह से टाइटनिंग होती है एंड यू हैव 3 to 4 सेशंस एंड योर लाइक जो लैक्सिटी हो चुकी है बिकॉज ऑफ चाइल्ड बर्थ या फिर सेक्सुअल एक्टिवनेस के कारण, वो आपकी टाइटनिंग हो जाती है उसमें. ओके. और कितना ड्यूरेशन के बाद हमें वापस से इस ट्रीटमेंट को लेना पड़ता है? वी नीड मेंटेनेंस. फॉर एग्जांपल डिपेंड्स ऑन द लेंथ. वी डू एग्जामिनेशन. ये थोड़ा गायनेकोलॉजिकल टर्म्स होगा. इट्स लाइक ऑलवेज इन द सेंटीमीटर. देखा जाता है ओपनिंग की लेंथ कितनी है एंड व्हाट योर रिक्वायरमेंट इज. सो अकॉर्डिंग सेटिंग्स होती है. कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट में बेटर आपको गाइड करती है. हाउ मच सेशंस आर रिक्वायर्ड, आपकी डिजायर क्या है, उसके अकॉर्डिंग होती है. व्हाट अबाउट जेनिटल हेयर्स? इट्स बेस्ट to do laser hair reduction. Really? One thing I recommend to a female, because females में प्राइवेट पार्ट इन्फेक्शन बहुत होते हैं एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ दैट इन्फेक्शन इज हेयर. एंड फीमेल हैव दैट defecation and urinal same side, so there's chances of infection. So better to get rid of that hair permanently, then you have a less chances of infection. But ये थोड़ा hesitate करते हैं लोग. Whenever I talk to my patients, okay, you can plan laser hair reduction का इतनी area, फर्स्ट फेज ओके आई विल डू दैट. सो वो पूछते नहीं है बिकॉज थोड़ा हम लोग बनारस यूपी वाले थोड़े सही है इस मामले में, बट पेशेंट चाहता है ये. उन्हें पता नहीं है बिकॉज ऑफ फीमेल डॉक्टर में एस्थेटिक की, तो मेरे यहाँ पे LHR मोस्ट कॉमनली होता है बिकनी एरिया का एंड ये साइंटिफिकली बेनिफिटेड है. इंस्टेड ऑफ वहाँ पे आप कोई क्रीम लगा रहे हो जो हेयर हटाता है, जैसे
वीट लगा रहे हो, हम्म, वैक्स करा रहे हो, सोचिए इतनी सेंसिटिव एरिया पे आप वैक्स और वीट लगा रहे हो। और ये जब इन्फेक्शन, मेरे पास 2-3 पेशेंट थे जहाँ पे अल्सर हो गया था। उफ, अब उस अल्सर को ठीक करना, वो ऐसा पार्ट होता है, हाँ अगर आपको इन्फेक्शन हुआ तो आप ज़िंदगी आपकी वहीं पे स्थिर हो जाएगी, सही कि आप कह उसको रहे हैं। करेक्ट करना है। तो मैं एडवाइस करूँगी लेज़र रिडक्शन वेरी सेफ एंड परमानेंट। फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन और जस्ट फॉर शॉर्ट टाइम वी हैव टू कम बैक? नहीं, इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे अनुभव में, मैं अगर मैं अच्छी लेज़र से कर रही हूँ, बिकॉज़ मैं टॉप लेज़र्स यूज़ करती हूँ वर्ल्ड के। So 7 to 8 session में it's like 95% reduction. You have a thin fine hair, क्योंकि वो क्या करता है ना, मेलानिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ब्लैक हेयर के रिजल्ट अच्छे आते हैं। धीरे धीरे मेलानिन बनती ही नहीं है, तो फॉलिकल्स बनते ही नहीं है, तो वो फाइन बेबी, जैसे लुनानो को हेयर, फेस पे जो हेयर होते हैं, तो कैसे होते हैं, फाइन ब्राउन, राइट। वैसे ही हेयर आते हैं। ओके ओके, मेल का भी हो सकता है? कराएंगे नहीं? इंटरेस्टिंग। Male laser hair reduction is the most common laser hair reduction in my clinic. रियली? It's surprising for me also. कौन है वो आदमी लोग? प्लीज कराओ सारे लोग। इट इज Male गुड फॉर hair योर reduction वुमेन। at least 30 plus per month होता है मेरे यहाँ, including private part. I don't know why they are opting. It's the prospective, but male hair reduction common है female से मेरे क्लिनिक में इन वाराणसी। दैट इज वेरी शॉकिंग न्यूज यू हैव सेड इन शुरू में बनारस। मुझे शॉकिंग लगा, बाद में कुछ ऐसा नहीं, मुझे नॉर्मल लगता है, बिकॉज यही तो अनुभव होती है, व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज एबनॉर्मल। हाँ, नहीं इस बारे में ना कोई बात ही नहीं करना चाहता, पहली चीज तो। एस्थेटिक इज ऑलवेज अनकम्युनिकेबल। हाँ, जो आप, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जिसका मैंने कुछ इंजेक्टेबल किया है, एंड दे आर वेरी गुड लुकिंग स्किन, उनकी 60s में भी दे आर लुकिंग लाइक 40s। ओके, तो आई आस्क कि हाउ यू फील मैम, हाँ, सो बोली आई डोंट फील एनीथिंग, बट कुछ लोग बोलते हैं आपकी स्किन बहुत अलग दिख रही है। हाँ, अब पता है डॉक्टर्स ने क्या मैंने कहा, मैंने क्या मैम, सो मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं मॉइस्चराइजर लगाती हूँ। सो अगेन एवरी पर्सन इज डूइंग समथिंग, बट द थिंग्स दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर, ओनली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स चल के ओके ये करा लो, मेरे को रिजल्ट अच्छा मिला। और एस्थेटिक इज ऑलवेज, क्या जानवी कपूर इज द फर्स्ट पर्सन जो इतना खुल के बोली है कि मैंने राइनोप्लास्टी कराया, मैंने चिन फिलर कराया, ये कराया। अदरवाइज कोई सेलिब्रिटीज के पहले बोला है क्या? नहीं। तो कुछ लोग होते हैं जो ओपन माइंडेड होते हैं, दे विल कम्युनिकेट कि मेरे कम्युनिकेशन से वो डर फियर खत्म हो जाएगा। अच्छा, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे बट क्रीम, जेनिटल क्रीम, जेनिटल वॉश एंड देयर लॉट्स ऑफ थिंग, क्या ये गिमिक है या फिर सच में ये काम करता है? सी वेजाइनल फेस वॉश को तो मैं कहूँगी गिमिक नहीं है, इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि आपकी वहाँ की पीएच ना बहुत लो होती है, और अगर आप सोप से और इससे वाटर से वॉश करते हैं तो आपकी वहाँ की जो माइक्रोबायोटा होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसके लिए कुछ आते हैं वॉश प्राइवेट पार्ट्स के लिए, एंड दे आर बैलेंसिंग देयर पीएच। वी वॉश जो भी वट आते हैं, तो दे आर गुड। ओके, वो साइंटिफिकली बनाए ही गए हैं, तो वहाँ पे आपको सोप से वॉश नहीं करना है। तो दिस इज नॉट लाइक दिस आर डॉक्टर रिकमेंडेड थिंग्स आल्सो। तो प्राइवेट जैसे स्किन वाइटनिंग क्रीम जो आते हैं, जेनिटल वाइटनिंग क्रीम, बट क्रीम, स्किन वाइटनिंग क्रीम है ही नहीं। देयर इज ऑलवेज कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं जिससे मेडिकल ग्रेड में से ग्लाइकोलिक एसिड 6%, 12% ऐसे आते हैं हाइपर पिगमेंटेशन को कम करने के लिए, बट वो डॉक्टर रिकमेंडेड होते हैं और उनके एरिया को विजिबली देखने के बाद दिया जाता है। कुछ लोगों को 6% रिएक्शन कर जाता है, कोई लोग आराम से 20% लगाते हैं ग्लाइकोलिक एसिड। तो ये जनरली आप किसी को देख के नहीं लगा सकते, आपके लिए हो सकता है बर्निंग हो जाए वो। ओके, अब मेरा एक और क्वेश्चन है अबाउट मेडिकल टूरिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल वाराणसी में आप हैं, वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ इट कि हमारे यहाँ सारे नए तकनीक्स जो हैं वो आपके थ्रू अवेलेबल हैं। यहाँ पे कोई भी अगर स्किन ट्रीटमेंट करना है, एस्थेटिक ट्रीटमेंट करना है, तो आप हैं हमारे पास। क्या लोग बाहर से आते हैं? ऑफ कोर्स, वाराणसी हम लोगों का एक ऐसा जगह है जहाँ पे सभी प्राउड करते हैं, और यहाँ पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट होते हैं बिकॉज ऑफ आध्यात्म या फिर कल्चर। हमारी जो हेरिटेज है, हमारी जो कल्चर है पूजा करने की, वो विश्व में फेमस है, नॉट इन इंडिया। सो मैं प्राउड करती हूँ कि मैं वाराणसी में काम कर रही हूँ, और मैं वाराणसी की निवासी हो चुकी हूँ, ऑल्दो आई एम नॉट, बट आई एम वाराणसियन। सो आई चूज वाराणसी क्योंकि मुझे इससे बहुत खास लगाव है, एंड आई प्रमोट टूरिज्म, क्योंकि जो हम लोग एस्थेटिक का ट्रीटमेंट्स करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी आर डूइंग PRP कॉस्ट 6,000 पर सेशन, उसकी ट्रीटमेंट यू सर्च द गूगल, इसकी ट्रीटमेंट 2 लाख में पर सिटिंग होती है आउट ऑफ इंडिया।
आप जो बोटॉक्स 20,000 15,000 में करते हैं उसकी चार्जेस 3 to 4 लाख से आउट ऑफ इंडिया। तो आउट ऑफ इंडिया बहुत कॉस्टली है। तो जो टूरिस्ट आते हैं whenever they get good clinics, authentic clinics, they approach us because आप सोचिए 2 लाख की ट्रीटमेंट अगर 6,000 में मिल रही है, what is value? वही हो गई आसाम जाके चाय को खरीदना। हाँ. तो मेडिकल टूरिस्ट हमारे यहाँ ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। सेकेंड, एंड वी आर प्रमोटिंग मेडिकल टूरिज्म बिकॉज मेरा विजन है कि मैं बनारस में कुछ और भी दूं अपने एंड से, बिकॉज आई एम ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर द सोसाइटी। तो मैं टूरिज्म को बढ़ावा दूं, तो यहाँ पे हमारे जो लोगों की इनकम है वो जनरेट हो, प्राउड फील करे। इंस्टेड ऑफ बुकिंग टू मेट्रो सिटीज दे बुक द वाराणसी एज ए टूरिज्म बिकॉज देयर इज अ एस्थेटिक क्लिनिक अवेलेबल इन द वाराणसी। So because of Botox, filler, hair transplant, PRP, anti-aging treatment, they book the Varanasi, and Varanasi people also enjoy the tourism. तो मेरा एक विजन है, it's a Asia biggest center in Varanasi in terms of skin, hair, laser, plastic surgery, cosmetic gynecology. May Mahadev bless us because ये मेरा विजन है, aesthetic for all, and we cap the price. ओरिजिनलिटी, क्वालिटी विथ कॉस्ट इफेक्टिव। मैं कुछ चेंज चाहती हूँ बनारस में, मैं खुद में चेंज चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं रहूं या ना रहूं, मैं जानी जाऊं मेरे काम से। तो ये थोड़ा डिफरेंशिएट करता है बीइंग अ डॉक्टर। मैं एनजीओ भी चलाती हूँ, राइट टू बी ब्यूटीफुल। राइट टू बी ब्यूटीफुल के बारे में राइट टू बी ब्यूटीफुल एनजीओ मैंने तब शुरुआत की क्योंकि मैं काइंड पर्सन में बहुत, एनजीओ ये सब में, ट्रस्ट में बहुत बिलीव करती हूँ कि पैसे तो माध्यम होते हैं, आप पैसे को खा नहीं सकते हैं। If you have ability to earn money, तो help someone in terms of education। अगर मैं एजुकेटेड हूँ तो मैं चेंज कर रही हूँ। अगर मैं एजुकेशन को अपग्रेड करूँ तो मैं गवर्नमेंट से तो नहीं मांग सकती, मैं खुद एजुकेशन प्रमोट कर सकती हूँ, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकती हूँ। यू आर ब्यूटीफुल, सो आई स्टार्टेड राइट टू बी ब्यूटीफुल एनजीओ, जिसमें बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल लाइन से नीचे हैं, उनकी प्रॉब्लम जेन्युइन है। जैसे हर्सुटिज्म हुआ, स्कार मार्क हुआ, एक्नी ग्रेड 4 है, एलोपेसिया एरियाटा है, पैसा नहीं है और आपकी सक्षमता भी नहीं है ट्रीटमेंट कराने का। आई एम द पर्सन, आई एम द पर्सन जो मैं ट्रीट करूंगी, आई एम द पर्सन जो मैं मेडिसिन भी दूंगी। एंड विगत मुझे लगता है मैं 4,000 लोगों को ट्रीट कर दिया। मेरा पेज भी है राइट टू बी ब्यूटीफुल। योगी जी ने मुझे अप्रिशिएट किया है, मैं बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित हुई हूँ इस एनजीओ के कारण। फिर मैं एकेडमी भी चलाती हूँ, इट्स नॉट लिमिट टू द एनजीओ ऑल्सो, मैं एकेडमी भी चलाती हूँ। व्हाई नॉट टू, क्योंकि जब मैंने प्रैक्टिस शुरू किया तो मुझे स्किल असिस्टेंट नहीं मिल रहा था जो मुझे हेल्प करे, मुझे सब कुछ करना पड़ रहा था। तो मुझे लगा कि ये बहुत इनोवेटिव ब्रांच है, क्यों ना हम जॉब क्रिएट करें। आज आप प्रैक्टिस, फॉर एग्जाम्पल यूर एस्थेटिक डॉक्टर, यू स्टार्टेड प्रैक्टिस, कहाँ से आप लेके आओगे असिस्टेंट जो लेजर चलाए? सो आई क्रिएटेड एकेडमी जहाँ पे आप अपने स्किल को लेजर टेक्नीशियन, स्किन थेरेपिस्ट, हेयर थेरेपिस्ट, डॉक्टर असिस्टेंट, एस्थेटिक असिस्टेंट बन सकते हो, जिसमें आपकी सैलरी भी अच्छी हो जाती है, आपका फ्यूचर भी अपग्रेड हो जाता है और वो एकेडमी बहुत अच्छे से एटॉमिक रन कर रहा है। वेरी नाइस। अब सिर्फ एक छोटी सी चीज़ आपसे जानना चाहूँगी कि जब ये इतना कुछ आपने दिया है वाराणसी के लिए, और मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ इट, एंड क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ बड़े लोगों की बड़ी बात करते हैं एंड वी हैव द प्रिविलेज टू हैव यू हियर। हम जानना चाहते हैं कि जब कोई एस्थेटिक ट्रीटमेंट में आए तो उसकी शुरुआत कैसे होनी चाहिए, कहाँ से होनी चाहिए? रूटीन से, स्किन केयर रूटीन से। क्योंकि देखो लेजर ट्रीटमेंट्स और ये सब ट्रीटमेंट्स ना समथिंग इन्फ्लेमेशन करता है। इफ यू नॉट कीन टू मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन लगाना, डोंट डू इट। स्टार्ट विद अ सिंपल स्किन केयर रूटीन एंड सम क्लीनिंग जैसे हाइड्रोफेशियल वगैरह, देन स्टार्ट योर जर्नी। If you want to treat your scar, if you want to treat your melanin, if you want to treat melasma, start the journey. Okay. So we have almost finished our अमेजिंग पॉडकास्ट। आज इस पॉडकास्ट पे आपने इतने अच्छे इन्फॉर्मेशन दिए। आई थिंक बहुत सारे कॉमन प्रॉब्लम्स को आपने एनालाइज किया, उसको बहुत सिंप्लीफाइड करके बताया और ऑडियंस इज श्योरली गोइंग टू लव आवर कॉन्वर्सेशन, आवर पॉडकास्ट। मैं एक बात और इन करना चाहूंगी, इसमें जो भी मैंने बातें की, इट्स नॉट डॉक्टर ओरिएंटेड, इट्स माय ओपिनियन, राइट? सेकंड, आई एम नॉट अ डॉक्टर एट ऑल, आई एम अ विजनर, आई एम अ एंटरप्रेन्योर, आई एम अ मदर, आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो मैं सिर्फ डॉक्टर पर्सपेक्टिव से बात नहीं, बिकॉज मैं एस्थेटिक मेरा पैसन है, सो आई टॉक मोर अबाउट एस्थेटिक। बट मैंने किसी को कोई बात ऐसी नहीं की, अगर कोई ऐसी बात की है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज ये मेरा विजन है और विजन कैन बी डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन।
ये है बनारस का अपना पॉडकास्ट, द पूजा गोस्वामी पॉडकास्ट। यहाँ होती है बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बात। बात।